हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, और जो ये इंश्योर करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे ताकि किसी भी परिस्थिति में आप लोगों की पढ़ाई ना रुके और आप लोग प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं, ज़िंदगी में अच्छा करें, अपने लिए बढ़िया एक करियर बनाएं और देश की प्रगति में कंट्रीब्यूशन करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर में बातचीत कर रहे थे हिस्ट्री क्लास 12, उसकी हमारी तीसरी किताब, उसका चौथा चैप्टर, या फिर इस तरह से कह लें कि हमारी हिस्ट्री क्लास 12 की थीम नंबर 13 के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि अगर आप गांधी जी की पर्सनालिटी को या गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को रिक्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप उसको देखना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए लेटर्स एक इम्पॉर्टेंट स्रोत बनता है। अब वो लेटर चाहे आपके पब्लिक के लिए लिखे गए हों, या फिर आपने वो लेटर्स अगर किसी को प्राइवेटली लिखे हों, या फिर जो स्पीचेस वगैरह हैं जो पब्लिक में दी गई हैं, इनके एनालिसिस से और जो पर्सनल और प्राइवेट लेटर्स आपके लिखे जा रहे हैं, या फिर जो आपके पब्लिक के लिए लेटर लिखे जा रहे हैं और जो स्पीचेस लिखी जा रही हैं, इनके बीच के अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट वगैरह को देखेंगे तो उससे भी हमको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। हमने ये सारी बातें देखकर ख़त्म की थी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने कुछ लेटर्स देखे भी थे जो एक आपके एक सर्टेन कंटेक्स्ट में जो एक पत्राचार हुआ है, जो लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं गांधी जी के और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में। गांधी जी किसी उस पर्टिकुलर मसले को किस तरह से देख रहे थे, जवाहरलाल नेहरू उस पर्टिकुलर मसले को किस तरह से देख रहे थे, और आपके राजेंद्र प्रसाद साहब जो हैं वो उस मसले को किस तरह से देख रहे थे, इनके बीच में किस तरीके से परस्पर पत्राचार उस पर्टिकुलर विषय पर हो रहा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखकर ख़त्म की थी। आज इसी के आगे हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि और कौन कौन से स्रोत हैं या फिर और कौन कौन से सोर्सेज आपके पास में हैं जिसकी मदद से आप लोग ये जो पर्टिकुलर आप एक पॉलिटिकल करियर फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ आप गांधी जी का या फिर अगर किसी और लीडर की भी बात कर ली जाए, अगर आप इनका ये पॉलिटिकल करियर या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड में उनकी क्या एक्टिविटीज़ नहीं थी, अगर आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरीके के दूसरे सोर्सेज आपके लिए वाइटल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और ऐसे ही कुछ सोर्सेज का एनालिसिस वगैरह भी हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रेमिंग अ पिक्चर। यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं गांधी जी की पर्सनालिटी का, हम उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मदद से इनकी पर्सनालिटी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर्स का इंपॉर्टेंस हम लोग देख चुके हैं और अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं इसके जो दूसरे सोर्सेज हैं लेटर्स वगैरह के अलावा, स्पीचेस वगैरह के अलावा, उनके बारे में। तो जो पहली लाइन लिखी है कि जस्ट लाइक लेटर्स ऑटोबायोग्राफीज टू गिव एन अकाउंट ऑफ पास्ट विथ रिच डिटेल्स। तो जिस तरह से आपके लेटर्स से आपको जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ इतिहास है, उसके बारे में एक अंदाजा लगता है, एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आप किसी व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ोगे या अगर आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो भी आपको जो बीता हुआ कल है उसके बारे में अच्छे खासे आपको विवरण देखने को मिलते हैं और उसकी काफ़ी अच्छी डिटेल मिल जाती है। आपको बहुत डिटेल में जो है एक व्यक्ति का जीवन कैसा रहा, उसके सामने कोई घटना घटी है तो वो उसको किस तरीके से देखता है, और अगर कोई एक ऐसी घटना घटी है जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया जिसका सब पर प्रभाव पड़ा है तो उसके बारे में उसके क्या विचार रहे, वो पर्टिकुलर चीज़ वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत डिटेल में लिखता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्रोत बनता है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है जहाँ से हम लोग उस पर्सन के बारे में प्लस उस पर्सन के साथ घटी हुई घटनाओं के बारे में या फिर जिस कालखंड में था वहाँ पर हुआ कि कोई एक ऐसा इवेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसने पूरी पीढ़ी या पूरे समाज पर असर डाला, उसके बारे में उसका क्या थॉट प्रोसेस था, उसको हमको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। मगर अब एक बात और है कि जब हम लोग ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ रहे हैं तो हमको इनका इंटरप्रिटेशन करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधानी रखना पड़ती है और कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में लेकर चलना पड़ता है। जब आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आप आंख बंद कर कर लिखी हुई हर एक बात पर भरोसा नहीं कर सकते, आपको फिर से एक कला आनी चाहिए, वो है इस लाइन और इस लाइन, इन दोनों के बीच में जो कुछ नहीं लिखा गया उसको पढ़ने की, जिसको बोला जाता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अब ये लाइन है और उसके बाद में ये लाइन है या फिर ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, दोनों के बीच में खाली स्पेस आपको दिख रहा है। कई बार मगर बातों को इस तरीके से लिखा जाता है कि सामने वाला आपके लिए एक इशारा छोड़कर जाता है, तो आपको वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस की कला आनी चाहिए। जो बात लिखी गई है उसको पढ़कर क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। अगर आप ये कला समझते हैं, अगर आप ये पर्टिकुलर आर्ट में मास्टरी रखते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर आपको आती है तो ज़्यादा अच्छे से आप उस व्यक्ति के जो भी सोर्सेज वगैरह को आप स्टडी कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। खैर, ऑटोबायोग्राफी वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला तो क्या है, दे आर रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स रिटन वेरी ऑफन फ्रॉम मेमोरी। ये रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट है, यानी कि जो बीती हुई बातें हैं उनके बारे में यहाँ पे विवरण दिया जा रहा है और सामने वाला
अपनी मेमोरी या फिर अपने दिमाग में जो स्मृतियां हैं, जो स्मरण हैं, जो भी उसके दिमाग में बातें वगैरह बैठी हुई हैं, उसके बेसिस पर इन सारी चीज़ों को वो लिखकर आपका एनालिसिस वगैरह कर कर अपनी तरफ से बता रहा है। यानी कि हो सकता है वो काफ़ी सारी बातें भूल गया, हो सकता है वो अपनी तरफ से किसी बात को बताए, या हो सकता है वो अपना एक पर्टिकुलर विवरण दे रहा है जो एक्चुअल इवेंट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दे जो शायद हुई ना हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट है, मेमोरी के बेसिस पर लिखा जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो चीज़ हो रही हो उसको जस का तस वो आपके सामने रखे। हो सकता है उसमें किसी चीज़ को जोड़ दिया जाए, हो सकता है उसमें किसी चीज़ को घटा दिया जाए। जो जनरली ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है तो एक ज़िंदगी अच्छी खासी जीने के बाद लिखी जा रही है, एक सर्टेन उम्र के बाद लिखी जा रही है, और उम्र के फिर अपने कुछ कंपल्शंस हो जाते हैं। दे टेल अस व्हाट ऑथर कुड रिकलेक्ट, और इससे हमको ये समझ में आता है या फिर ये पता चलता है कि ऑथर कितना याद रख पा रहा है उस चीज़ के बारे में, उसको उस पर्टिकुलर चीज़ का कितना ध्यान आ रहा है। तीसरा, व्हाट ही और शी सॉ एज इंपॉर्टेंट और वॉज कीन ऑन रिकॉर्डिंग। तीसरा, ऑटोबायोग्राफी में जनरली हमको पता चलता है उन इवेंट्स के बारे में जिसको आपका जो ऑथर है वो इंपॉर्टेंस देता है या फिर जिनको वो याद रखना चाहता है। एंड एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, हाउ पर्सन वांट हिज लाइफ टू बी व्यूड बाय अदर्स, कि आखिर जो व्यक्ति है वो किस तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को चाहता है कि वो उसकी जिंदगी को देखे। यानी कि एक इंसान अपनी एक जिंदगी जीकर गया है, अब वो अपना विवरण अगर लिख रहा है तो उसको पता है कि कोई ना कोई तो उसको पढ़ेगा। अब सामने वाला पढ़कर उसके बारे में एक राय बनाएगा, तो वो अब क्या राय चाहता है कि लोग उसके बारे में बनाएं, लोग उसको किस तरह से देखें, इतिहास उसको किस तरह से याद रखे। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी सामने वाला अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखता है कि वो क्योंकि सामने वाला क्या चाहता है कि उसको किस तरीके से याद रखा जाए, अच्छे इंसान के तौर पर, बुरे इंसान के तौर पर, एक बहादुर इंसान के तौर पर, एक शेरदिल इंसान के तौर पर, एक चतुर इंसान के तौर पर, किस तरह से आप चाहते हो कि लोग आपका आकलन करें, उसके बेसिस पर भी ऑटोबायोग्राफीज को शेप किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है जब आप ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ रहे हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि ऑटोबायोग्राफी जो पढ़ना होती है, ऑटोबायोग्राफी जब लिखी जाती है या फिर ऑटोबायोग्राफी को जब पूरा आपका कटिबद्ध किया जाता है, तो बेसिकली आप अपने बारे में एक तस्वीर बना रहे हैं, आप अपनी एक तस्वीर फ्रेम कर रहे हैं। जो हमारा ऊपर का टाइटल भी है कि फ्रेमिंग अ पिक्चर, ये इसी कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है कि जब ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है तो बेसिकली आप कर ये रहे हो, आप अपनी एक तस्वीर जो है वो खींच रहे हो, आप एक तस्वीर का खांचा खींच रहे हो। आपके शब्दों को पढ़कर आपका एक इंप्रेशन पड़ेगा इंसान के ऊपर, तो वो किस तरीके का इंप्रेशन पड़ेगा, वो किस तरीके की इमेज आपकी अपने दिमाग में बनाएगा। बेसिकली आप उसका जो है एक कह सकते हैं उसकी आप उसके खांचे को तैयार कर रहे हो। जैसे एक ये पर्टिकुलर तस्वीर है तो कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि पहले आप एक फ्रेम बनाओगे, फ्रेम में फिर जो भी है आपकी तस्वीर वगैरह को बना के तैयार किया जाएगा। तो हो ये रहा है यहां पर आप बेसिकली ऑटोबायोग्राफी लिखते वक्त ये फ्रेम बना रहे हो और ये खांचा तैयार कर रहे हो जिसको पढ़कर आपकी एक तस्वीर या फिर आपका एक इमेज जो है सामने वाले के दिमाग में आएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और आती है, यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि जब आप एक पर्टिकुलर अकाउंट वगैरह लिख रहे हो तब आप ये मतलब इसमें जब आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट को लिख रहे हो या किसी पर्टिकुलर लिखे हुए अकाउंट को पढ़ रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट है, मेमोरी के बेसिस पर लिखे गए हैं। इससे हमको यही पता चलता है जो राइटर आपका याद कर पा रहा है या फिर याद उसको आ रहा है। अब इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी निकल कर आता है और उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये अकाउंट लिखते वक्त हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर ऑथर हमें कितना बताना चाह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पहले क्या बोला था कि कितना याद रखना चाह रहा है, कितना याद उसको आ रहा है या कितना वो याद रख पा रहा है, कितना वो रिकलेक्ट कर पा रहा है। ऑटोबायोग्राफी जनरली उसके ऊपर लिखी गई है। इसी का एक एक्सटेंशन इस बात से निकल कर आता है कि आखिर वो कितना याद रखना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है और वो क्या बताना नहीं चाहता। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जब आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि while reading such accounts we have to try and see what author does not tell us। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमको इस बात का भी को अपने जहन में रखना पड़ेगा कि ऑथर आखिर किस चीज के बारे में हमको नहीं बताना चाह रहा। एग्जाम्पल के लिए कोई ऑथर था, कोई बड़ा राजनेता था, उसके जीवन में एक ऐसा इवेंट घटा जो काफी ज्यादा स्कैंडलस हो गया। अब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, या तो वो उस पर्टिकुलर चीज का जिक्र ही नहीं कर रहा, उसने ऑल टुगेदर छोड़ दिया, या फिर अगर वो उसका जिक्र कर रहा है तो हल्का सा एक दो लाइनों में आप लिखकर जो है आगे बढ़ गए, या फिर आपने इस तरीके से जिक्र किया कि आप उसमें बुरी लाइट में नहीं दिख रहे हैं, आप जो है उसमें विलन के तौर पर या नेगेटिव पर्सन के तौर पर नजर नहीं आ रहा है। तो यहां से दो तीन बातें निकल कर आती हैं। अगर आपने उसको इस तरह से जिक्र किया है कि आप एक विक्टिम दिख रहे हैं, उसमें आपके ऊपर दया करे आदमी सामने वाला पढ़ने के बाद में, तो एक तरीका है कहने का उस बात को जिससे कि
आप चाहते हो कि सामने वाला आपको किस तरह से देखे। तो ये तो फिर वो फ्रेमिंग है पिक्चर वाली बात हो गई। अगर उस चीज का आपने जिक्र नहीं किया है, फिर आपने ऑल टुगेदर छोड़ दिया है, तो फिर वो एक बात है कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो पढ़ते वक्त अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इनका इस्तेमाल करोगे हिस्ट्री रिक्रिएट करने के लिए, कि इन सारे अकाउंट्स को लिखते वक्त ऑथर क्या चीजें हमसे नहीं शेयर करना चाहता, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। We need to understand the reason for that silence, those willful or unwitting acts of forgetting। हमको उसकी ये जो साइलेंस है, अगर किसी चीज का जो उसकी जिंदगी में घटी है, जिसका जिक्र भी हुआ था एक पर्टिकुलर टाइम पे, मगर अब वो उसका जिक्र नहीं कर रहा है, तो इससे हमको ये बात भी समझना पड़ेगी कि आखिर इस साइलेंस की वजह क्या है, क्यों आखिर वो इस तरीके की बात, ये जो है वो शांत है, क्यों उस पर्टिकुलर विषय पर वो कुछ बोल नहीं रहा, आखिर क्यों वो विलफुली यानी कि खुद चाहते हुए भूल गया है, या फिर वो जानबूझकर जो है भूलने की एक्टिंग कर रहा है, जो भी है परिस्थितियां वगैरह खुद उसके मतलब नेचुरली उस चीज के दिमाग से निकल गई है, या फिर वो चाहते हुए इसको भूलने की एक्टिंग कर रहा है, जानबूझकर इसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा, जो भी है हमको वजह समझना पड़ेगी। और वजह सिर्फ एक ही निकल कर आती है, हर व्यक्ति चाहता है इतिहास उसका आकलन बड़ा थोड़ा नरमी से करे, इतिहास में उसको एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ में याद रखा जाए, इतिहास में उसको याद करते वक्त लोग उसके बारे में अच्छा सोचें, बुरा ना बोलें। इस तरीके का एक जो आपका एक चाह होती है, ये भी एक रीजन है जिसके कारण आदमी विलफुल्ली या फिर अनविटिंगली अनविलफुल्ली जो भी है चीजों को याद नहीं रखना चाहता या प्रिटेंड करता है कि भाई वो उनको भूल चुका है। तो ये भी जो है अपने को ध्यान रखना पड़ेगा और इसके रीजंस को अंडरस्टैंड करते हुए आपको जो है ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है थ्रू पुलिस आईज। तो अभी तक हम लोगों ने 2-3 सोर्सेज देखे हैं। एक हैं आपके लेटर्स वगैरह, चाहे वो पर्सनल हों, चाहे वो पब्लिक के कंजम्पशन के लिए लिखे गए हों, या दूसरा हमने सोर्स जिसकी बात करी वो था स्पीच, और तीसरा सोर्स जिसके बारे में बातचीत करी वो थी आपकी ऑटोबायोग्राफीज। अब हम लोग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे, जिनकी मदद से भी किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल करियर को रिक्रिएट किया जाता है, या किसी पर्टिकुलर कालखंड की अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो उनका भी इस्तेमाल जो है इस पर्टिकुलर री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में या राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में किया जाता है। तो थ्रू पुलिस आइज में बेसिकली हम लोग उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखेंगे जो पुलिस डिपार्टमेंट से हमको मिले हैं, और उनका फिर हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनका भी एनालिसिस वगैरह कर हम देखेंगे कि आखिर उनसे कैसे हमें इतिहास के उस कालखंड में हो रही घटनाओं का अंदाज़ा लगता है। तो कोई बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अनदर वाइटल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कि आपके जो पर्सनल अकाउंट्स हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए या ओरल अकाउंट्स वगैरह हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट के जो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर कालखंड के बारे में, या किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। अगर आपको कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स वगैरह चाहिए तो उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स ये भी बनता है। कॉलोनियल रूलर्स जो हैं जनरली हर उस व्यक्ति के ऊपर एक नज़र रखवाते थे, हर उस व्यक्ति का जो है हिसाब किताब और लेखा जोखा रखते थे, रिकॉर्ड रखवाते थे, और उस पर नज़र वगैरह भी रखवा के उस रिकॉर्ड्स को अपडेट भी करते रहते थे, जिनको वो मानते थे कि वो सरकार के क्रिटिकल है। यानी कि हर वो व्यक्ति जिसके बारे में सरकार का मानना था कि ये सरकार का आलोचक है, जिससे सरकार को कोई खतरा हो सकता है, जिससे सरकार को जिससे किसी तरीके का कोई डर था, हर उस व्यक्ति का जो है उसके ऊपर उन्होंने नज़र रखवाई है और हर उस व्यक्ति के ऊपर रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए गए हैं। अब इन रिकॉर्ड्स, क्योंकि नज़र रखने का काम या फिर अगर इस तरीके के लोगों के ऊपर अगर आपको एक टैब रखना है, तो इस तरीके का काम जनरली या तो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट करती है या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह करता है। तो इन लोगों के जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे काम आते हैं, और इनकी मदद से भी जो है हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जाता है। लेटर्स एंड रिपोर्ट्स रिटन बाय पुलिसमैन एंड अदर ऑफिशियल्स वर सीक्रेट एट दैट टाइम बट नाउ कैन बी असेस्ड इन आर्काइव्स। अब ये सारे के सारे लेटर्स और रिपोर्ट्स जो लिखे गए थे जनरली पुलिस वालों के द्वारा लिखे गए थे, कई बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी रिकॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। अब ये उस वक्त सीक्रेट हुआ करते थे, यानी कि सरकार जब किसी व्यक्ति पर नज़र रखवा रही है, या सरकार ने ये बोल रखा है कि यार ये बहुत अनशन बोलता है हमारे बारे में, या फिर इसके बारे में हमारे दिमाग में एक संशय है कि कहीं आगे जाके खतरा ना बन जाए, तो इस पर रिकॉर्ड रखो, इस पर नज़र रखो, और जो भी इसकी गतिविधियां हैं इसके बारे में डे टू डे अपने इस फलाने सुपीरियर अफसर को रिपोर्ट आप करते रहो। जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो बना के 10 दिन में, हफ्ते में, 14 दिन में आपको फाइल करते रहना है, और इसकी इसका जो है पूरा एक रिकॉर्ड इसकी गतिविधियों का मेंटेन रखना है, ताकि अगर कभी लगे कि ये खतरा बन रहा है तो उन रिकॉर्ड्स को खोल के फिर मुकदमे चलाए जा सकें, या फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कोई भी व्यक्ति हो जिसके बारे में सरकार का मानना है कि उससे उनको तकलीफ हो सकती है। तो ये जो लेटर्स और रिपोर्ट्स वगैरह लिखे जाते थे जनरली ये पुलिस वालों के द्वारा लिखे जाते थे। कई बार आपके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं, आईबी
या फिर जो भी उनकी इंटेलिजेंस वगैरह की दूसरी एजेंसीज होती थी, उनके द्वारा इनको लिखकर अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को जो भी कंसर्न थे उनको भेजा जाता था। अब उस वक्त तो ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स थे ये सीक्रेट थे, मगर आज की तारीख में इनको आर्काइव्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर जाकर एसेस किया जा सकता है। आर्काइव्स का मतलब होता है जहाँ पर आपका ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड है कॉलोनियल पास्ट वगैरह का या फिर इसके पहले का भी, इनको रखा गया है। अलग अलग आपके आर्काइव्स होते हैं, ब्रिटिश आर्काइव्स हैं, मुगल्स के टाइम पीरियड के अपने अलग आर्काइव्स हैं, उसके पहले आपका जो एंशियंट हिस्ट्री के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले उसके अपने अलग आर्काइव्स हैं। तो ऐसे आपके अलग अलग आर्काइव्स वगैरह जहाँ पर इन सारे रिकॉर्ड्स को या डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर कैटेगरी वाइज रखा जाता है, उन सबको जो है वो सारी की सारी रिकॉर्ड्स वगैरह की मदद से या फिर वहाँ पर जो ये पुराने लेटर्स और रिपोर्ट्स जो उस टाइम पीरियड पे जब ये लिखे गए थे ये सीक्रेट थे, इनकी मदद से भी जो है हम हिस्ट्री को रिक्रिएट कर सकते हैं। अब इन्हीं में से कुछ फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स वगैरह को हम लोग देखेंगे जो होम डिपार्टमेंट ने अर्ली 20th सेंचुरी में प्रिपेयर की थी। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब है 1910, 1920, 30, 40 इस टाइम पीरियड में आपका जो होम मिनिस्ट्री है या फिर होम डिपार्टमेंट था, जो पूरा का पूरा आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहा है और जिनके जिम्मे था कि ये जो व्यक्ति हैं जो सरकार के क्रिटिकल हैं इनके ऊपर आप नज़र रखो। तो इन लोगों ने क्या रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करी थी शुरुआती 20th सेंचुरी वगैरह में, उनमें से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पे हम लोग अब नज़र डालेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये रिपोर्ट जो हैं जनरली पुलिस वालों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी लोकेलिटीज़ वगैरह से, जहाँ पर उनको रखा गया है नज़र रखने के लिए, जहाँ पर उन्होंने अपने स्पाइस वगैरह को छोड़ रखा है कि भैया यहाँ पे देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई अगर अनयूजुअल गतिविधि आपको देखने को मिलती है तो फिर उसके बारे में हमको आप जो है बताओ। तो इस तरीके से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह पुलिस वालों को मिल रही थी लोकेलिटीज़ से, उसके बेसिस पर ये पुलिस वाले इन सारी रिपोर्ट्स को लिख कर तैयार करते थे। बट ऑफन दे एक्सप्रेस्ड व्हाट हायर ऑफिशियल्स सॉ और वांटेड टू बिलीव। अब पुलिस वालों को जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिली है अपनी सुपीरियर अथॉरिटीज़ को उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। अब वो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह के बेसिस पर आपके जो हायर ऑफिशियल्स वगैरह हैं उन्होंने सरकार को जो भी या फिर होम डिपार्टमेंट को जो भी रिपोर्ट वगैरह लिख कर दी है, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन का जिक्र तो होता ही था जो इनको मिली है लोकेलिटीज़ वगैरह से, बट साथ ही साथ सामने वाला जो अब रिपोर्ट लिखकर आपका अफसर जो रिपोर्ट को फाइल कर रहा है उसका किसी चीज़ के बारे में क्या विचार था, वो क्या सोचना चाहता था या क्या भरोसा करना चाहता था, वो चीज़ भी जो है आपका इन रिपोर्ट्स वगैरह में आ जाती है। कई बार अब इनको while noticing the possibility of sedition and rebellion they generally assured themselves that these fears are unwarranted। अब कई बार उनको इस तरीके की खबरें मिलती हैं कि इस तरीके की सुगबुगाहट है कि यहाँ पे हथियार आ रहे हैं, यहाँ पे या फिर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं, यहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे वो हो रहा है। अब ये सारी चीज इंफॉर्मेशन वगैरह इनको मिली तो इनको नोटिस करते हैं, उनको दिखता है कि यार ये सारी चीज़ों के कारण कहीं यहाँ पे कोई देशद्रोह ना कर रहा हो या फिर यहाँ पे किसी तरीके कोई गद्दारी वगैरह या फिर कोई रेबेलियन वगैरह का जो है की परिस्थितियां ना क्रिएट हो रही हो, यहाँ पे ऐसा ना हो रहा हो कि कोई लोग बैठकर यहाँ पे रिवोल्ट वगैरह की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली और उसकी इस तरीके की सर्कमस्टांसेस बन रही हैं तो वो उसके बारे में नोटिस इस तरीके का ले सकते हैं। बट जनरली अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है जिसके बेसिस पर ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि भाई या तो यहाँ पे सेडिशन की कुछ हरकतें चल रही हैं या फिर यहाँ पे रेबेलियन की कुछ हरकतें चल रही हैं, इस तरीके की अगर कुछ कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती भी है तो उसको रिपोर्ट में फाइल तो वो लोग करते थे, मगर साथ ही साथ फिर वो अपने आप को एश्योर करते हुए ये भी लिखते थे कि ये जो आपके डर है ये अनवांटेड है, ऐसा कुछ होगा जाएगा नहीं, हम लोग उसके पहले इसको रोक लेंगे, इसको और ज्यादा फॉलो अप करेंगे और जो भी हो इस मसले को फैलने नहीं देंगे। तो कई बार पुलिस रिपोर्ट्स वगैरह अगर आप देखते भी हो तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, जो फैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, उसका अगर एक इशारा हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो मैक्सिमम टाइम्स आपके पुलिस वाले या हायर पुलिस ऑफिशियल्स अपने आप को जो है आत्मसंतुष्ट करने के लिए बोलते थे कि हाँ इंफॉर्मेशन वगैरह जो आ रही है इससे हो सकता है इस तरीके की कुछ परिस्थितियां बन रही हो सकता है इस तरीके का कुछ हो जाए, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, हमें एक तो पता है और अगर ऐसी कुछ चीजें होना शुरू हुई तो हम लोग इस पर और फॉलो अप कर रहे हैं, सुगबुगाहट अगर इस तरह से होती है तो हम लोग इसको क्रश कर देंगे, क्रैक डाउन कर देंगे इसके ऊपर। इस तरीके से कई बार वो अपने आप को एश्योर करते थे कि ये सारे के सारे जो फियर्स हैं वो अनवांटेड हैं, अनवारंटेड है, उनका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं, भले ही यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है ये इस तरह इशारा कर रही हो। तो ये कई बार आपके जो पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, कहने का सेंस ये बनता है या लॉजिक ये बनता है, इनमें भी आपको किसी एक व्यक्ति की जो हायर ऑफिस में बैठा हुआ है उसके विचार जो हैं उस रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा आपको प्रभावित करते हुए दिखते हैं बजाय फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगर हम लोग महात्मा गांधी का जो सॉल्ट मार्च हो रहा था
और उस वक्त जो भी रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पर लिखी जा रही हैं ऑफिशियल्स के द्वारा, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन अंदर से मिल रही है, और उसके ऊपर फिर वो जो भी रिपोर्ट वगैरह यहाँ पर लिख कर तैयार कर रहे हैं, फिर वही बात निकल कर यहाँ पर आती है जो इसके पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखी थी कि कई बार अगर इनको फैक्ट्स में कोई और बात पता चल रही है, फैक्ट्स आपको पॉसिबिलिटी दे रहा है कि यार यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ों की खबरें आ रही हैं जिसका मतलब है कि आगे जाके सेडिशन या फिर रेबेलियन हो सकता है, आपको खबरें इस तरीके की मिल रही हैं, मगर जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप अपने आप को आशा दे रहे हो, आशान्वित कर रहे हो कि ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर होगा, अगर इस तरीके की चीज़ें शुरू होती हैं तो फिर हम लोग क्रश कर देंगे, नज़र रखेंगे। ये जो आपका सॉल्ट मार्च है, यहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि जब गांधी जी का सॉल्ट मार्च चल रहा है, उस पूरे टाइम पीरियड में जो 2-3 हफ्ते ये सॉल्ट मार्च चला है, हम लोग ये नोटिस करते हैं कि होम डिपार्टमेंट जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि महात्मा गांधी के जो एक्शंस वगैरह हैं उससे लोगों में एंथुसियाज्म आया है और लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चढ़कर उसका रिएक्शन दिया है। अब खबरें तो आ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका जो ये मार्च आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके जो स्पाइज हैं या पुलिस के लोग हैं जो सादे कपड़ों में भी हैं, जो नज़र भी रख रहे हैं, जो शायद साथ में समर्थक बनकर चल भी रहे हैं, ये लोग टाइम टू टाइम अपने ऑफिसर्स वगैरह को रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज फलाने गांव में गए थे, यहाँ पर ऐसा बोला, यहाँ पर ऐसी बात करी, और इसके नताइज में जो है लोगों ने फिर इस तरीके के रिएक्शंस वगैरह दिए, इतना सपोर्ट किया, इतना चंदा इकट्ठा हो गया, इतने लोग और जुड़ गए यहाँ से यात्रा वगैरह के लिए। इस तरीके से जो भी आपके बातें वगैरह निकल कर आ रही थी, इस तरीके के जो भी रिएक्शंस वगैरह निकल कर आ रहे थे, उससे समझ में आ रहा था कि इनका जो एक्शन है गांधी जी का, उसके कारण एंथुसियाज्म लोगों में आया है, या फिर यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो रिएक्शंस हैं, वो बड़े एंथुसियास्टिक हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं, आपके जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, पुलिस वाले या फिर जो दूसरे लोग हैं, वो अपने हायर ऑफिशियल्स को सारी बातें बता रहे हैं, मगर हायर ऑफिशियल्स वाले लोग मानने को तैयार नहीं हैं, खास तौर पे होम डिपार्टमेंट के लोग मानने को तैयार नहीं है कि गांधी जी के एक्शंस वगैरह से किसी तरीके का इस तरह का एंथुसियाज्म या फिर इस तरीके का सपोर्ट जो है वो इन्वोक हुआ है। अब जब वो इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो ग्रास रूट लेवल पर उनके ऑफिसर्स वगैरह या फिर जो उनके लोग वगैरह हैं जो दे रहे हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन की मदद से वो जब रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं, तब वो अपनी रिपोर्ट में गांधी जी के जो पूरा का पूरा मार्च है, इसको एक ड्रामे के तौर पर दिखाते हैं, इसको एक एंटिक के तौर पर दिखाते हैं। एंटिक का मतलब एक बड़ी अजीबोगरीब तरीके की चीज़ जो है वो की जा रही है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, इस तरीके, या जिससे कुछ हासिल वगैरह नहीं होने वाला, बेवकूफ़ाना हरकत सॉर्ट ऑफ जो है आप कह सकते हो, एक एंटिक के तौर पर दिखाया जा रहा है। या फिर इस तरह से कि एक डेस्परेट एफर्ट है फॉर टू मोबिलाइज पीपल हु वर अनविलिंग टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के राज में बड़े खुश हैं और वो मूव नहीं करना चाहते, वो शांत हैं, बढ़िया अपना जीवन जी रहे हैं, तो गांधी जी बेसिकली उन लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है भड़काना चाह रहे हैं या फिर उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जो खुद खड़े नहीं होना चाह रहे, और इसके लिए गांधी जी बहुत जो है डेस्परेट तरीके से एफर्ट वगैरह मार रहे हैं। तो ये मार्च इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, डेस्परेट एफर्ट है कि ऐसे लोग जो शांति से जीना चाहते हैं, उन लोगों के मन में इस तरीके की भावनाएं वगैरह जो है एंटी ब्रिटिश फीलिंग इन्वोक कर उनको ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा किया जाए, वो खुद तो होंगे नहीं। इस तरीके की बातें आपने, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि बहुत जनसमर्थन है ये और वो, इन सब बातों को आपने नकारते हुए अपनी रिपोर्ट में गांधी जी के पूरे मार्च को ड्रामा, एंटेक या फिर डेस्परेट एफर्ट बता दिया। तो फिर यहां पे वही बात निकल कर आ रही है, आपके जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो कोई और बात कह रहे हैं। जैसे यहां पर आपको सेडिशन और रेबेलियन के बारे में भी अगर अंदाजा लग रहा है, तो भी आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप अपने आप को एश्योर कर रहे हो, अपने आप से बोल रहे हो कि इस तरीके की कोई चीज नहीं है, ये फियर्स अनवांटेड है, और इसके लिए फिर आप अपने मन से जो है जो इवेंट वगैरह है उसके बारे में अपना कुछ ओपिनियन लिख रहे हो। वही बात आप यहां पर कर रहे हो कि आपको खबर कुछ और मिल रही है, मगर आपने अपनी रिपोर्ट में अपने आप को इंश्योर करते हुए उसको ड्रामा, एंटीक और ये सब चीजें बता दी, और इसकी मदद से आप अपने आप को इंश्योर कर रहे हो कि ऐसा कुछ होगा नहीं, जो मन में डर या घबराहट या भावनाएं बैठी हुई हैं, इस तरीके की चीजें नहीं होने वाली हैं। आप कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह हैं भी, उनकी मदद से भी हम लोग समझेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे थे या क्या विचार जो है इनके ऑफिशियल जो रिपोर्ट लिख रहे थे, जो फैक्ट्स या ग्राउंड वगैरह से रिपोर्टिंग हो रही थी, इनके जो लोग इनको खबरें दे रहे थे, उसके बेसिस पर ये क्या रिपोर्ट लिख रहे थे, उसका भी एक अंदाजा हमको यहाँ से मिलेगा। फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट कॉन्फिडेंशियल, यानी कि ये रिपोर्ट्स कितने कितने वक्त में लिखी जा रही थी, 14-14 दिनों में। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, तो 14-14 दिनों में आपके जो ग्राउंड लेवल पर, जो जिले के लेवल पर या तहसील के लेवल पर जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, ये आपका जो होम मिनिस्ट्री आज की तारीख में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसी तरह से जो उस वक्त का होम डिपार्टमेंट हुआ करता था, उनको जो भी रिपोर्ट्स वगैरह दे रहे हैं, उन सारी रिपोर्ट्स वगैरह के आर्काइव से ये रिपोर्ट्स निकाली गई हैं। कॉन्फिडेंशियल है, इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के लिए लिखी जा रही है उसके अलावा जनरली
नेचुरली कोई और इसको उस वक्त नहीं पढ़ सकता था, कोई और व्यक्ति के लिए ये आउट ऑफ बाउंड थी जिसको लिखी जा रही है उसके अलावा, या जिन लोगों के लिए ये ऑथराइज्ड है उनके अलावा कोई और इनको खोलकर नहीं देख सकता। इस तरीके की रिपोर्ट्स 14-14 दिनों में जो है पहुंचाई जाती थी उस टाइम पीरियड में। तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं होम डिपार्टमेंट की, और आप तो खैर ये अवेलेबल है, तो वहां से क्या आप इन रिपोर्ट्स वगैरह की मदद से क्या मूड था ग्राउंड पर और ऑफिशियल्स किस तरीके से इन चीज़ों को परसीव कर रहे थे वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च 1930, यानी कि मार्च 1930 का जो पहले 15 दिन थे उनका जो है ब्यौरा या फिर लेखा जोखा आपको इस रिपोर्ट में देखने के लिए मिल रहा है। The rapid political development in Gujarat are being closely watched here. गुजरात में जो रैपिड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं हम लोग इनके ऊपर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। टू व्हाट एक्सटेंट एंड इन व्हाट डायरेक्शन दे विल अफेक्ट पॉलिटिकल कंडीशंस इन दिस प्रोविंस, इट इज डिफिकल्ट टू सरमाइज एट दैट प्रेजेंट। अब ये जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं ये किस एक्सटेंट तक जो है और पॉलिटिकल कंडीशंस को यहाँ पर अफेक्ट करेंगे और यहाँ से राजनीति किस दिशा में जाएगी, अभी इस बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। द पीजेंट्री इज फॉर द मोमेंट engaged in harvesting a good रबी। अभी हाल फिलहाल जो आपके किसान वगैरह हैं वो रबी की फसल लगाने में लगे हुए हैं, हार्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं उसको। स्टूडेंट्स आर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर इंपेंडिंग एग्जामिनेशंस, और आपके जो बच्चे वगैरह हैं वो अपने एग्जामिनेशंस की, स्टूडेंट्स वगैरह जो है एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब सामने वाला होम डिपार्टमेंट को मार्च के 15 दिनों की खबर लिख रहा है, मगर लिखते वक्त उसने अभी फैक्ट्स वगैरह पे बात नहीं करी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली है। वो क्या बोल रहा है, माहौल हाल फिलहाल ठीक है, 15 दिनों की रिपोर्ट दे रहा हूं, अभी चीजें ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है नो डाउट, मगर ये आगे कहां जाएगा फिलहाल नहीं कह सकता। अब सबसे पहला जो वो बड़ा तबका जो असर डाल सकता है वो है किसान, और किसान फिलहाल हाल फिलहाल जो है रबी की फसल हार्वेस्ट करने में लगे हुए हैं। वो ये आपका राजनीति वगैरह में हो रहे डेवलपमेंट्स उनका कोई खास लेना देना नहीं है। दूसरे लोग जो सड़कों में निकल कर आएंगे सबसे ज्यादा वो है युवा में स्टूडेंट्स अभी फिलहाल एग्जामिनेशन की तैयारियों में लगे हुए हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, आगे कहां जाएगा पता नहीं। ये फिर अब अपने आप को इंश्योर करने वाली बात है कि नहीं मेरे पे भरोसा रखो, सब ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड पे ये हकीकत नहीं चल रही है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप रिपोर्ट शुरू कर रहे हो कि सिर्फ उसमें इंश्योरिंग बातें लिखी गई हैं, तो ये कह रहा है कि अभी आप फैक्ट्स वगैरह जो आएंगे आगे तो उनको जो एक तरीके से मैनिपुलेटेड वे में आप रखने वाले हो, क्योंकि आपने अपने आप को इंश्योर किया है कि जो फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं इनका कोई सेंस नहीं बनता, इनका कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें होंगी नहीं। जो भली फैक्ट्स में आपको पता चल रहा हो कि कुछ हो सकता है, मगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो या फिर अपने आप को आपने समझा लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसी के बेसिस पर रिपोर्ट लिखकर आप होम डिपार्टमेंट को भी समझा रहे हो कि आप भरोसा रखो मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च 1930, फिर से आपके मार्च 1930 के पहले 15 दिनों के लिए सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार। इसके पहले की रिपोर्ट आपका गुजरात के इलाके से आई है, इसके बाद की जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार यानी कि मध्य प्रदेश का जो इलाका है आज का, वहां से ये रिपोर्ट आपका ऑफिसर वगैरह होम डिपार्टमेंट को लिखता है। द अरेस्ट ऑफ मिस्टर वल्लभ भाई पटेल कॉज्ड लिटिल एक्साइटमेंट except in Congress circles, but a meeting organized by Nagpur Nagar Congress Committee to congratulate Gandhi on the start of his march was attended by a crowd of over 3000 people at Nagpur। मतलब ये लोग अब बता रहे हैं कि हम लोगों ने वल्लभ भाई पटेल साहब को जो अरेस्ट किया था उसके कारण कोई बहुत ज्यादा जो है आपको यहाँ पे रोष या फिर विरोध देखने को नहीं मिला। एक चीज कांग्रेस के सर्कल्स के अलावा, यानी कि कांग्रेस के जो लड़के थे, कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस के जो सपोर्टर थे, उन्होंने जरूर थोड़ा यहाँ पे हुल्ला मचाया था, बाकी जनता से कोई खास रिएक्शन या रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। मगर हाँ ये जरूर है कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी आपका नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा। नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी गांधी जी को कांग्रेचुलेट करने के लिए ऑन द स्टार्ट ऑफ हिज मार्च। यानी कि गांधी जी तो अभी आपका वहां दांडी की तरफ मार्च कर रहे हैं, मगर गांधी जी के सपोर्ट में यहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर आपने कांग्रेचुलेशंस वगैरह दे रहे हो अपनी तरफ से सांकेतिक तौर पर। ये मीटिंग जो है इसको लगभग 3000 लोगों ने नागपुर में जो है आपका अटेंड किया था। तो इस तरीके से कि दूसरी रिपोर्ट जो है यहां पे भेजी जा रही है। फिर वही बात कि आप वल्लभ भाई पटेल साहब का हम लोगों ने अरेस्ट किया था, कुछ नहीं हुआ, यानी कि लोगों का सपोर्ट नहीं है, भरोसा रखो हमारे ऊपर। सवाए कांग्रेस वालों के यहाँ पे किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था। हाँ ये जरूर है कि आपका गांधी जी को के सपोर्ट में एक मीटिंग यहाँ पर आई थी, इसमें 3000 लोग आ गए थे। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है उसको नीचे लिख दिया, मगर जो एश्योरिंग वाली बात है, जो अपने आप को पहले एश्योर किया है कि नहीं 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 कुछ नहीं होगा, और उसके बाद में होम डिपार्टमेंट को एश्योर किया जा रहा है, उस बात को आपने पहले जो है इसमें लिख दिया है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तीसरी रिपोर्ट देखिए बंगाल से। अब आप एक बात नोटिस करिएगा, गुजरात के इलाके से इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं आई है, छोटी सी रिपोर्ट उन्होंने दी है। दूसरा आपका यहां पर जो आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार है
उससे भी इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं आई है, 15 दिनों के लिए बहुत छोटी सी रिपोर्ट दी है। मगर बंगाल का जो इलाका है उसकी रिपोर्ट देखिए कितनी डिटेल है और कितनी बड़ी है। इसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अगर आप देखोगे तो उसका हॉटबेड बंगाल था शुरू से। यहां पर क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश रूल आया, लोग सबसे पहले पढ़े लिखे, लोग सबसे पहले अवेयर हुए, तो सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाना शुरू करी। और इसी कारण नेशनलिज्म का अगर आप देखोगे जो अलख सबसे पहले जली और सबसे प्रखर रूप से जली, जिसकी सबसे भयानक कीमत भी जिस एक पर्टिकुलर प्रोविंस ने चुकाई है वो बंगाल था। और इसीलिए इसके ऊपर ब्रिटिशर्स जो है खास तौर पर नजर रखते थे, खास तौर पर यहां पर एक्टिविटीज वगैरह को ज्यादा एम्फेसिस कर देखा जाता था, ज्यादा आपका डिटेल में जो है इनके बारे में जो है रिपोर्ट्स वगैरह लिखी जाती थी। और अंग्रेजों की काफी मशीनरी, काफी रिसोर्सेज, काफी पैसा यहां पर और काफी सारे फोर्सेज यहां पर डिप्लॉय थे। तो इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो बंगाल की रिपोर्ट क्या कहती है? फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च 1930, अब ये फिर से 15 दिन जो है मार्च 1930 के, उसके लिए आपके ऑफिसर्स ने होम डिपार्टमेंट को लिखकर ये रिपोर्ट भेजी है। बंगाल, The outstanding events of the past fortnight has been the start of Gandhi's campaign of civil disobedience. अभी जो बीते हुए 15 दिन गए हैं, इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट या आउटस्टैंडिंग इवेंट रहा है वो है गांधी का या गांधी जी का जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कैंपेन का शुरू करना है वो। Mr. James Sengupta has formed an all Bengal Civil Disobedience Council and the Bengal Provincial Congress Committee has formed an all Bengal Council of Civil Disobedience. तो गांधी जी ने क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना बीते हुए 15 दिनों में गई है, मार्च 1930 के जो पहले दिन, अभी 15 दिन निकले हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई है वो सिर्फ एक ही थी कि गांधी जी ने यहाँ पर आपका सिविल डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट है या कैंपेन है चालू कर दिया। उसका प्रभाव दिख रहा है। एक मिस्टर जेएम सेनगुप्ता हैं, जैसे ये सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट चालू हुआ, उन्होंने ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल करके एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहां पे आगे बढ़ाएगी। और कांग्रेस की जो बंगाल प्रोविंस की कमेटी है, इसने ऑल बंगाल काउंसिल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस बना लिया। यानी कि अब ये लोग भी यहां पर इस प्रोविंस में सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट कैसे आगे लेकर जाएंगे, वो ये कमेटी जो है डिसाइड करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। But beyond forming councils, no active steps have been yet taken in the matter of civil disobedience in Bengal. मगर काउंसिल बनाने के आगे अभी तक जो है इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस के मैटर में आगे और कोई एक्टिविटी वगैरह अभी तक नहीं करी है। The report from the district show that the meetings that have been held excite little or no interest and leave no profound impression on the general population. अब फिर अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और फिर होम डिपार्टमेंट को बिना मतलब की सांत्वना दे रहे हैं कि ऑल्दो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया है, सबसे आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना थी पिछले 15 दिनों में। उसके बाद में दो लोगों ने अलग अलग कमिटीज वगैरह बना ली है जिसकी मदद से वो लोग बंगाल के प्रांत में सिविल डिसोबीडियंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक इन लोगों ने कमेटी बनाने के अलावा सिविल डिसोबीडियंस के मामले में कुछ किया नहीं। अभी खुद बोल रहा है कि इन्होंने कमेटी बनाने के अलावा सिविल डिसोबीडियंस के मामले में कुछ नहीं किया। यानी कि सामने वाला भी सिविल डिसोबीडियंस की कमेटी बनाकर घर बैठ गया है, चलो ठीक है मान लिया। उसके आगे ये बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जो रिपोर्ट आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें लिटिल या नो इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है लोगों के द्वारा और जनरल पॉपुलेशन पे उसका असर नहीं पड़ रहा। आप पैराडॉक्स देखिए, पहली लाइनों में आप बोल रहे हो कि ये लोगों ने मीटिंग कमेटी बना ली और कमेटी बना के ये लोग घर बैठ गए, ये लोग कुछ कर रहे नहीं है, फिलहाल सिविल डिसोबीडियंस का कोई मूवमेंट चालू नहीं किया। अब उसके बाद अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये बोल रहे हो कि यहां पर जो मीटिंग अभी हुई है तो आप टेंशन मत लो, यहां पर जनरल पॉपुलेशन के मन में किसी तरीके का कोई सपोर्ट या इस तरीके का एंथुसियाज्म निकल कर नहीं आ रहा। अगर यहां पर इनकी मीटिंग्स में कोई एंथुसियाज्म या सपोर्ट निकल कर नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम पहली लाइन में झूठ बोल रहे हो कि अभी इन्होंने कमेटी बनाने के आगे कुछ नहीं किया। और अगर कमेटी बनाने के आगे ये कुछ कर रहे हैं और उसके बाद जनता सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर या तो पहली लाइन गलत है या फिर आपकी दूसरी लाइन गलत है कि जनता का सपोर्ट नहीं आ रहा होता तो फिर ये कैसे बोल सकते हो आपकी एक्टिविटीज वगैरह नहीं हो रही हैं। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिल रहा है। It is noticeable, however, that ladies are attending these meetings in increasing number. मगर फिर भी देखने वाली बात यह है कि महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में इन मीटिंग्स वगैरह को अटेंड कर रही हैं। तो इस तरीके के जो पैराडॉक्सेस वगैरह हैं आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसके आगे फर्दर रिपोर्ट देखते हैं। अब बिहार और उड़ीसा की बात करते हैं। तो बिहार और उड़ीसा के लिए जो रिपोर्ट लिखी जाती है मार्च के पहले हाफ 1930 में, इसमें कहा गया है देयर इज स्टिल लिटिल टू रिपोर्ट रिगार्डिंग कांग्रेस एक्टिविटी। यानी कि बिहार और उड़ीसा में मार्च के पहले 15 दिनों में 1930 में कांग्रेस की एक्टिविटीज़ के बारे में लिखने के लिए रिपोर्ट करने लायक कुछ खास है नहीं। देयर इज अ गुड डील ऑफ टॉक अबाउट अ कैंपेन टू विथहोल्ड पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स। अब हालांकि ये जरूर है कि यहाँ पर एक कैंपेन चल रहा है जिसमें बातचीत हो रही है कि अपन लोग चौकीदारी का जो टैक्स है वो नहीं पे करेंगे, बट नो एरिया हैज बीन सिलेक्टेड फॉर एक्सपेरिमेंट। मगर अभी तक ये डिसाइड नहीं किया इन लोगों ने कि ये लोग ये जो चौकीदारी का टैक्स नहीं देना चाहते हैं इसके कैंपेन की शुरुआत ये लोग कौन से एरिया से करेंगे, इतनी खबर अभी हमारे पास में है।
The arrest of Gandhi is being foretold freely, but it seems quite possible that non-fulfillment of forecast is upsetting plans. अब कई लोगों के बीच में इस बात को लेकर बातचीत हो रही है कि गांधी जी जो हैं ये अरेस्ट हो जाएंगे, इस बारे में काफी जो है बातचीत हो रही है, बट इट सीम्स क्वाइट पॉसिबल दैट नॉन-फुलफिलमेंट ऑफ फोरकास्ट इज अपसेटिंग प्लान्स. मगर मुझे ऐसा लग रहा है, लिखने वाला भी ये बात बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गांधी जी का अरेस्ट नहीं होता, जो इन लोगों के दिमाग में ये बातें इधर से उधर चल रही हैं कि गांधी जी अरेस्ट हो जाएंगे ये और वो, अगर ये जो फोरकास्ट ये लोग कर रहे हैं अगर ये नहीं होता है तो इससे आपके जो ये चौकीदारी टैक्स वगैरह के प्लान है कि हम लोग ये चौकीदारी टैक्स वगैरह नहीं देंगे, इसका जो है कैंपेन का प्लान चल रहा है, ये प्लान अपसेट हो जाएगा. यानी कि ये जो कैंपेन है कि हम चौकीदारी टैक्स वगैरह नहीं पे करेंगे, अगर गांधी को अरेस्ट नहीं किया गया, गांधी जी को अरेस्ट अगर नहीं किया गया तो हो सकता है ये लोग इस प्लान को कुछ वक्त तक के लिए विथहोल्ड पर डाल दें, कुछ वक्त तक के लिए इसको अवॉइड कर दें. इस तरीके की एक रिपोर्ट जो है बिहार और उड़ीसा से लिखी गई है. और आगे देखते हैं. फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च 1930 मद्रास, the opening of Gandhi's civil disobedience campaign has completely overshadowed all other issues. गांधी जी ने जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया है, इसके पहले यहाँ पर जो भी दूसरी एक्टिविटीज वगैरह चल रही थी, अब उन सबको इसने ओवरशैडो कर लिया है. यानी कि अब बाकी किसी और चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अब सब जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी का शुरू किया गया इसी के बारे में बात कर रहे हैं. General opinion inclines to regard his march as theatrical and his program as impracticable. जनरल ओपिनियन जो है वो ये मानती है कि गांधी जी का ये जो सॉल्ट मार्च वगैरह है ये थिएट्रिकल है, यानी कि ये शोबाजी है, और ये इम्प्रैक्टिकेबल है, यानी कि इसका कोई सेंस नहीं बनता, इससे कुछ अचीव नहीं होने वाला. जनरल पॉपुलेशन या जनरल ओपिनियन जो है इस तरफ जाती है. ऐसा कौन लिख रहा है? मद्रास प्रोविंसेस का जो भी आपका अफसर है जो होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहा है वो लिख रहा है. अब ग्राउंड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एक अलग बात है, मगर इन्होंने किस डाटा के बेसिस पर ये अपने आप को समझा लिया और ये किस बेसिस पर होम डिपार्टमेंट को समझा रहे हैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया. बस ये बोल दिया कि जो भी इंफॉर्मेशन आई थी उसके बेसिस पर मुझे ऐसा लग रहा है. यानी कि वो अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स से कई बार मुंह मोड़ता हुआ आपको यहाँ पर समझ में आता है. कि फिर वही बात निकल कर आती है कि अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने सारे मसलों को ओवरशैडो कर लिया और सब लोग बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि जनरल ओपिनियन वगैरह जो है इसके इतना ज्यादा खिलाफ है या इतना ज्यादा स्केप्टिकल है या इतना नेगेटिव है. खैर ये उसके अपने ओपिनियंस जो हैं वो यहाँ पर ओवरशैडो करते हुए दिख रहे हैं, आपका जो भी यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह हैं उसको. बट as he is held in such personal reverence by the Hindu public generally, the possibility of arrest, which he seems deliberately to be quoting, and its effect on the political situation are viewed with considerable misgivings. But क्योंकि यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन के बीच में गांधी जी की जो पर्सनल रेफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि लोग इनको क्योंकि श्रद्धा भाव से देखते हैं, तो इसलिए इनके अरेस्ट वगैरह की पॉसिबिलिटी को लेकर जो गांधी जी चाहते हैं कि खुद हो, यानी कि गांधी जी की एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उससे बेसिकली गांधी जी खुद चाहते हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए. और क्योंकि यहां पर जो एक्टिविटी यहां पर क्योंकि काफी सपोर्ट है पॉपुलेशन के बीच में इनका, तो इनके अरेस्ट को लेकर काफी सारी जो है बातचीत चल रही है. और अगर इनका अरेस्ट हो गया तो फिर उसके कारण सिचुएशन वगैरह कहां जा सकती है इसके बारे में अभी हमको काफी ज्यादा डेलिब्रेशन वगैरह करना पड़ेगा. द पॉसिबिलिटी ऑफ अरेस्ट विच ही सीम्स डेलिबरेटली टू बी कोटिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन political situations are viewed with considerable misgivings. ये जो पर्टिकुलर चीज है कि अगर गांधी जी अरेस्ट हो गए तो उसका फिर यहां पर क्या असर पड़ेगा, इस पर्टिकुलर चीज को जरूर अभी हम लोग नजर में रखकर चल रहे हैं और बाकी फिर क्या कंसिक्वेंसेस आते हैं देखा जाएगा. The 12th of March was celebrated as the day of inaugurating the civil disobedience movement. 12 मार्च का जो दिन है इसको उस दिन के तौर पर लिया गया है जिस दिन सिविल डिसोबीडियंस आपका इनॉग्रेट हुआ था या उसके सेलिब्रेशन के तौर पर लिया गया. इन बॉम्बे द सेलिब्रेशंस टुक द फॉर्म ऑफ सैल्यूटिंग द नेशनल फ्लैग इन द मॉर्निंग. अब बॉम्बे में ये हो रहा था कि ये जो नेशनल फ्लैग वगैरह है इसको मॉर्निंग में सल्यूट किया जा रहा है. इस तरीके की खबरें भी हमको मिली हैं ये सेलिब्रेशन के नाम पर सिविल डिसोबीडियंस में, और ऐसी कुछ एक्टिविटीज वगैरह जो हैं हमें यहाँ मद्रास के इलाकों में भी देखने को मिल रही हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. बॉम्बे प्रोविंस. अब बॉम्बे प्रोविंस में क्या चल रहा है हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. बॉम्बे प्रोविंस के जो ऑफिसर्स हैं वो होम डिपार्टमेंट को क्या खबर दे रहे हैं थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे. ये रिपोर्ट भी मार्च के पहले जो 15 दिन गए हैं मार्च 1930 के उसके बारे में. बॉम्बे में प्रेस केसरी इंडल्ज in offensive language and in its usual attitude of blowing hot and cold route. If the government wants to test the power of satyagrah, both its action and inaction will cause injury to it. अब ये लिखते हैं कि केसरी करके एक न्यूज़पेपर है या प्रेस वाले हैं, ये लोग हमेशा की तरह ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के या ठंडा गर्म कर लिखते हैं उसी तरीके से इन्होंने ये लिखा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में कि अगर
गवर्नमेंट जो है सत्याग्रह की पावर को टेस्ट करना चाहती है तो चाहे वो कोई एक्शन ले चाहे वो कोई एक्शन ना ले, दोनों केसों में सरकार को जो है नुकसान होगा। अगर इन्होंने गांधी जी को अरेस्ट किया तो इसके कारण देश में जो है रोष की भावना जाएगी और उसके बाद में सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। और अगर इन्होंने गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया तो फिर उस केस में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्प्रेड होगा और लोग उसमें ज्वाइन करेंगे। यानी कि वी देयरफॉर से दैट इफ द गवर्नमेंट punishes Mr. Gandhi, the nation will have won a victory, and if it lets him alone, it would have still won a greater victory। यानी कि हम लोग यहां से ये कह रहे हैं कि गांधी जी को अगर आपने अरेस्ट किया तो भी आपका नुकसान है, गांधी जी को अगर आपने अरेस्ट नहीं किया तो भी आपका नुकसान है। इसलिए जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है वो लोग आगे कह रहे हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर गांधी जी सरकार गांधी जी को पनिश करती है, अरेस्ट वगैरह करती है, तब भी ये देश जीत जाएगा, सरकार हार जाएगी। और अगर वो उनको अकेला छोड़ देती है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती तो भी इस देश को इससे ज्यादा बड़ी विक्ट्री मिलेगी जो गांधी जी के अरेस्ट होने पे मिलती। इस तरीके से जो है इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रेस वगैरह की रिपोर्टिंग वगैरह बताई है। इससे दो बातें निकल कर आती हैं, एक तो ये न्यूज़पेपर वालों को पसंद नहीं करते और इनके खिलाफ मौका ढूंढ रहे हैं एक्शन लेने के लिए, और इस तरीके से इसको हाईलाइट कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी इस लूप में रखा गया है। दूसरा ये कि आपका जो भी ओपिनियन वगैरह है अपनी या फिर जो भी उनको निकल कर आ रहा है यहाँ पे, तो जिस भी न्यूज़पेपर को आधार बना के वो ये बात कह रहे हैं उसको उन्होंने सामने रख दिया। अब इसी चीज को वो आगे बढ़ा के कहते हैं, ऑन द अदर हैंड द मॉडरेट पेपर विविध वृत्त पॉइंटेड आउट द फ्यूटिलिटी ऑफ द मूवमेंट एंड ओपाइंड दैट इट कुड नॉट अचीव द एंड ऑफ द व्यू। तो एक तरफ तो उन्होंने ये बता दिया कि किस तरीके की जो सुलगती हुई खबरें हमको मिल रही हैं एक न्यूज़पेपर की मदद से। अब इसी चीज को वो थोड़ा सा माइल्ड करते हुए कहते हैं, मगर एक दूसरा न्यूज़पेपर है जिसका नाम है विविध वृत्त, उसने जो है इस पूरे के पूरे मूवमेंट की फ्यूटिलिटी को पॉइंट आउट किया, यानी कि उसने कवर करते वक्त इस मूवमेंट ने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया, वो इस बात को कह रहा है। और उसने अपने पेपर में लिखा है कि ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, ये जो एंड रिजल्ट था उसको अचीव नहीं कर पाया। हालांकि इट हाउएवर रिमाइंडेड द गवर्नमेंट दैट द रिप्रेशन वुड डिफीट इट्स पर्पस, मगर साथ ही साथ इसने सरकार को इस बात का भी जो है रिमाइंड किया है कि अगर आपने दमन किया, अगर आपने लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया, अगर आपने गांधी जी वगैरह के ऊपर क्रैकडाउन किया, तो इससे आपका जो पर्पस है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े वो खराब हो जाएगा, और हाँ फिर जनता ऑब्वियस सी बात है डिसकंटेंट होगी और उसके फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये किया है, ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़कर हमको यहाँ तक एक बात समझ में आई है कि मार्च के पहले 15 दिनों में जो रिपोर्टें लिखी जा रही हैं वो किस तरीके से, उसमें आपका जो अफसर है वो किस तरीके से अपने व्यूज़ और जो भी उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही है दोनों को घोल कर, जैसे बॉर्नवीटा को दूध में घोला जाता है उस तरीके से घोल कर सरकार को या होम डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट वगैरह लिख रहा है। मेजर जगहों पर हमको एक बात समझ में आ रही है कि इन रिपोर्ट्स वगैरह में सामने वाला अपनी ओपिनियन को जो है फैक्ट के साथ में मिला के परोस रहा है। एज इट इज परिस्थितियां जिस तरीके की हैं उसके जस का तस जो है वो लिखकर रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसमें अपना जो अपने जो एक थॉट प्रोसेस है, अपनी जो सोच है, अपने जो कन्विक्शंस है या अपने आप को उसने जो समझा लिया है कि भले ही यहाँ पे ये हो रहा हो मगर ये आगे इस तरह से चीज़ें नहीं जाएंगी, तो वो जो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दिखती हैं, यहाँ पर हमको नजर आती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। और अब जो मार्च का दूसरा सेकंड हाफ है, यानी कि मार्च के तो आपके अगले 15 दिन गए हैं, उसके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे। अब उसमें क्या रिपोर्टिंग हो रही है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके का कॉन्ट्रास्ट आपको इन अगले 15 दिनों की रिपोर्टिंग में, जब आपका सॉल्ट मार्च जो है आगे बढ़ता चला गया और ये जो शुरुआती 15 दिन थे जिसमें शुरू हुआ था, या अब इनमें कितना कॉन्ट्रास्ट आपको समझ में आता है और सामने वालों की ओपिनियन कितनी बदली है, फिर उन्होंने फैक्ट्स वगैरह के ऊपर अपनी जो विचार है उनको कैसे तरजीह दी है, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को समझा लिया है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसका कोई सेंस नहीं बनता। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। हम लोग इस पूरी चीज को अब यहाँ पे जो अगले 15 दिनों की रिपोर्टिंग वगैरह की गई है उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने मार्च के पहले हाफ में या मार्च के पहले 15 दिनों में जो रिपोर्ट्स वगैरह लिखी गई हैं और होम डिपार्टमेंट को जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भेजी गई हैं उनके बारे में बातचीत करी। अब जो सेकेंड हाफ रहा है इसमें किस तरीके का मूवमेंट बना, इसमें किस तरीके की चीज़ें हुई, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और इन रिपोर्ट्स वगैरह में किस तरीके से इनके व्यू बदले। और फिर कई बार अब प्रत्यक्ष रूप से जब दिख रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं उसके बाद भी कई लोग जो अपना विचार बदलना नहीं चाह रहे थे, अपने आप को जो मना के रखा हुआ था कि कुछ नहीं बिगड़ेगा सब संभाल लेंगे, वो पर्टिकुलर भाव किस तरीके से फैक्ट्स के ऊपर हावी हुआ है वो भी अब हम लोग इन रिपोर्ट्स में देखते चलेंगे। आपका जो सेकेंड हाफ है मार्च 1930 का, जो मार्च के अगले 15 दिन थे उनकी रिपोर्ट्स वगैरह से हमको इसको समझने में अच्छी आसानी मिलती है। तो बंगाल की जो रिपोर्ट है वहां से हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ मार्च 1930 इंटरेस्ट हैज कंटिन्यूड टू सेंटर अराउंड गांधीज मार्च टू द सी एंड द अरेंजमेंट व्हिच ही इज मेकिंग टू इनिशिएट अ कैंपेन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो जो गांधी जी जो ये मार्च कर रहे हैं दांडी की तरफ में, उसको
लेकर और जो भी अरेंजमेंट्स वगैरह वो कर रहे हैं, जैसे ये मार्च खत्म होगा उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उनको चालू करना है, उसको लेके जनता में उत्सुकता तो है। ये बात इन्होंने यहाँ पर मानी है कि जनता जो है इसमें इंटरेस्ट तो ले रही है। द एक्सट्रीमिस्ट पेपर रिपोर्ट्स इज डूइंग एंड स्पीचेस एट ग्रेट लेंथ। और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़पेपर्स हैं, जो जिनको हम लोग राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर कह सकते हैं आज की तारीख में, या कहते हैं, ये इन सारे जो गांधी जी की स्पीचेस वगैरह हैं या जो गांधी जी एक्टिविटीज वगैरह करते हुए चले जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में लिख रहे हैं। आगे ये बोलते हैं, एंड मेक अ ग्रेट डिस्प्ले ऑफ वेरियस मीटिंग्स दैट आर बीइंग हेल्ड थ्रू आउट बंगाल एंड द रेजोल्यूशंस पास देयर इट। साथ ही साथ ये लोग अब ये इनके सपोर्ट में, गांधी जी के सपोर्ट में, जो बंगाल, पूरे बंगाल में जो वेरियस जगहों पर मीटिंग्स हो रही हैं और उन मीटिंग्स में जो रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो कस्में खाई जा रही हैं, जो आपके अलग अलग तरीके के जो है आपके कमिटमेंट्स वगैरह प्रॉमिस किए जा रहे हैं, उनके बारे में काफी डिटेल में जो है ये या फिर काफी डिटेल में जो है इसके बारे में ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब यहां तक इन्होंने एक बात कही है, बट there is a little enthusiasm for the form of civil disobedience favored by गांधी। मगर गांधी जी जिस तरीके का सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते हैं उसको लेके जनता में कोई बहुत ज्यादा उत्साह आपको देखने को नहीं मिलता। अब फिर से यहाँ पे आपको पैराडॉक्सेस देखने को मिलते हैं कि एक जगह जनता पूरा आपका उत्सुकता के साथ में इस पूरी की पूरी चीज को देख रही है, जनता जो है इस पूरे के पूरे मोमेंट में इंटरेस्ट ले रही है, एक जगह आप खुद मान रहे हो, फिर आप नीचे लिख देते हो मगर जनता में कोई खास एंथुसियाज्म यहाँ पर दिखता नहीं है गांधी जी जो एक्टिविटीज वगैरह करना चाहते हैं सिविल डिसोबीडियंस में उसके लिए। जनरली पीपल आर वेटिंग टू सी व्हाट हैपेंस टू गांधी एंड द प्रोबेबिलिटी इज दैट if any action is taken against him, a spark will be set to much inflammable material in Bengal। अब आगे ये लिखते हैं कि जनरली मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि गांधी जी के साथ में भी होता क्या है, एंड उसके और जो भी एक्शंस वगैरह उनके खिलाफ लिए जाएंगे उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पार्क जो है वो बंगाल में फैलेगी, बंगाल में उसके बाद जो है एक मूवमेंट वगैरह आपका खड़ा हो सकता है। यानी कि अब यहां पर ये फिर फैक्ट्स वगैरह जो हैं उन पर लौट कर आते हैं। बट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एनी सीरियस कॉन्फ्लिग्रेशन इज एट प्रेजेंट स्लाइट। मगर कोई बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा इस बात की संभावना मुझे देखने को नहीं मिल रही है। अब ये आदमी जिसने भी रिपोर्ट लिखी है 3-4 पैराडॉक्सेस आपको बता रहा है। पहले वो ये बोल रहा है कि लोग वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं, फिर वो ये बोल रहा है कि पूरे बंगाल में कांग्रेस वाले जो भी या फिर जो भी आपके राष्ट्रवादी लोग जो भी चीजें कर रहे हैं उसको लेके जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर हैं वो बहुत डिटेल में बातों को बड़ा चढ़ा के लिख रहे हैं। मगर फिर अब वो अपनी बात कहता है कि यहाँ पर मुझे लगता नहीं, यहाँ पे लोगों के मन में एंथुसियाज्म है नहीं। फिर वो मतलब लोग जो है कुछ खास इंटरेस्टेड है नहीं सिविल डिसोबीडियंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर ये भाई साहब आगे लिखते हैं, मगर अगर गांधी जी को अरेस्ट किया तो मुझे लगता है यहाँ पे आग लग सकती है, यहाँ पे नाटक हो सकता है। फिर ये मतलब अब यहाँ पे फिर से उन्होंने हकीकत डाली, फिर अपने आप को जो झूठ समझा रखा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, वही बात लिख दी। मगर हाल फिलहाल इस तरीके की कोई संभावना होने की, इस तरीके की चीजें होने की संभावना हमें ना के बराबर दिखती है। तो ये सारी जो बातें हैं आपको बंगाल की रिपोर्ट में सेकंड हाफ जो 15 दिन अगले गए हैं उसके बारे में 1930 के महीने में मार्च में जो रिपोर्ट लिखी गई थी उससे अपने को पता चलता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। Central provinces and Berar for the second half of March 1930. In Nagpur, these meetings were well attended and most of the schools and colleges were deserted on the 12th March to make the inauguration of Gandhi's march. The boycott of liquor shop and the infringement of forest law appeared to be the most probable line of attack. अब सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार से खबर आती है कि नागपुर में जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं आपका ये जो पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्चेस के सपोर्ट में, इन मीटिंग्स को काफी ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है और स्कूल और कॉलेज जो थे एकदम खाली पड़े हुए थे 12 मार्च के दिन, जिस दिन आपका दांडी मार्च वगैरह शुरू हुआ था। द बॉयकॉट ऑफ लिकर शॉप एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉ अपीयर टू बी अ मोस्ट प्रोबेबल लाइन ऑफ अटैक। अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो शराब की दुकानें हैं इनका बॉयकॉट होगा, लोग इनके आगे जा जाके पिकेटिंग करेंगे, और दूसरा कि फॉरेस्ट लॉ वगैरह को काफी ज्यादा जो है तोड़ा जाएगा, उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा। अभी फिलहाल हमको लग रहा है कि ये दो मोस्ट प्रोबेबल चीजें हैं जो ये लोग अपना सत्याग्रह वगैरह में कर सकते हैं, और इसके लिए अटैक जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि सरकार के ऊपर हमला करने के लिए शराब की दुकानों पे हमला किया जाएगा, या हमला किया जाएगा इन सेंस ये कि उनका बॉयकॉट किया जाएगा, उनको लोगों को ना वो खुद जाएंगे और ना किसी को जाने देंगे। और इसके बाद में आपका जो फॉरेस्ट लॉ वगैरह है इसको तोड़ के वो इलाके जहां पे इनको जाने से रोका जाता है, जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह है या जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर लोग जाके फॉरेस्ट लॉ वगैरह तोड़ेंगे। इस तरीके की चीजें कर ये अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। तीसरा, पंजाब।
पंजाब में सेकेंड हाफ ऑफ मार्च 1930 के लिए खबर लिखी जाती है या रिपोर्ट लिखी जाती है, इट सीम्स नॉट इम्प्रोबेबल दैट ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट्स विल बी मेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन झेलम डिस्ट्रिक्ट। अब ये हमें ऐसा यहां पर दिख रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है कि सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए झेलम डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके मार्चेस वगैरह को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। That of agitation related to the non-payment of water tax in मुल्तान will be revived। अब मुल्तान में वाटर टैक्स को के नॉन पेमेंट को लेकर एक अच्छा खासा एजिटेशन चल रहा था, जो जैसे तैसे हमने दबा दिया था, मगर ये सॉल्ट मार्च के चक्कर में और सॉल्ट लॉ तोड़ने के चक्कर में झेलम में जो बातें हो रही हैं और बाकी जगहों पे जो चीजें चल रही हैं, इसके कारण मुल्तान में जो है ये नॉन पेमेंट ऑफ वाटर टैक्स है, ये पूरा का पूरा मूवमेंट फिर खड़ा हो जाएगा। And that some movement in connection with the national flag will be started probably at गुजरावाला। और गुजरावाला में हमें ऐसा लगता है कि नेशनल फ्लैग के साथ में कुछ ना कुछ एक मूवमेंट वगैरह ये लोग फिर जो है खड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ यहां पर इशू होगी। तो पंजाब में जो रिपोर्ट आई है ये क्लियर कट आपको अपने तरफ से जो थॉट प्रोसेस इनको लग रहा है उसकी जगह पर जो ग्राउंड पर हो रहा है उसको रिपोर्ट करती हुई समझ में आती है। इसके पहले वाले हाँ ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है मगर हम कंट्रोल कर लेंगे, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। हकीकत फसाना और अपने जो इमेजिनेशन है, अपने जो विचार हैं, उनको मिलाकर वो लोग एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। पंजाब की जो रिपोर्ट है एज इट इज जो हो रहा है ग्राउंड पर उसको एज इट इज उन्होंने लिखकर रिपोर्ट किया है। तो ये एक आपको हकीकत का जो है परिचायक समझ में आता है। इसमें समझ में आता है कि काफी हद तक आपने रियलिटी जो है उसको बताया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है या यूपी का इलाका है, वहाँ से क्या रिपोर्ट आ रही है मार्च का जो सेकेंड हाफ 1930 का गया है उसके बारे में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटी हैज़ अनडाउटेडली इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट, यानी कि पिछले 15 दिनों में पॉलिटिकल एक्टिविटी नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इंटेंसिफाई हुई है। द कांग्रेस पार्टी फील्स दैट इट मस्ट डू समथिंग स्पेक्टेकुलर टू सस्टेन पब्लिक इंटरेस्ट। अब कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि इनको कुछ ऐसा बड़ा और स्पेक्टेकुलर करना पड़ेगा ताकि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, पब्लिक की जो रुचि है वो इसमें बनी रहे, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ी है इसमें बनी रहे। इनरोलमेंट ऑफ वॉलंटियर प्रोपेगेंडा इन विलेज प्रिपरेशन फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ ऑन रिसिप्ट ऑफ मिस्टर गांधीज ऑर्डर आर रिपोर्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस चीज को कि कांग्रेस को कुछ बड़ा करना है ताकि जनता का जो है पब्लिक इंटरेस्ट बना के रखा जा सके, इसके लिए ये लोग कर ये रहे हैं, ये लोग वॉलंटियर्स का इनरोलमेंट वगैरह कर रहे हैं। इनरोलमेंट ऑफ वॉलंटियर्स यानी कि ये लोगों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं जो और ज्यादा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट लॉ के का जो है तोड़ने के लिए लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करें इस तरीके से। दूसरा, विलेजेस में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जो है ये अपना जो भी विचार वगैरह है उसको रख रहे हैं और ज्यादा उसके बारे में काफी ज्यादा जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रिपरेशन फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ ऑन रिसिप्ट ऑफ मिस्टर गांधीज ऑर्डर आर रिपोर्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अब कई सारे जिलों से ये खबर आ रही है कि जैसे ही गांधी जी बोलेंगे वैसे ही आपका जो नमक कानून है उसको तोड़ना है और उसकी तैयारियां वगैरह भी जो है यहाँ पर चल रही हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जो आपको उत्तर प्रदेश में क्या एक्टिविटीज वगैरह चल रही थी उसके बारे में एक अंदाजा देती है। चलें, यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके की कंडीशंस वगैरह थी उसके बारे में एक बड़ी रैशनल रिपोर्ट है। इसमें अब सामने वाले ने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसने उनको सामने रख दिया है। आगे देखते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस में अब जो अप्रैल का महीना गया है, अप्रैल का जो पहला हाफ है उसी में यूपी में अब क्या हो रहा है, अभी आधे आपका मार्च के सेकेंड हाफ के लिए रिपोर्ट थी उसमें यह बात की गई थी कि हाँ एक्टिविटीज़ वगैरह बढ़ रही हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। अब मार्च के पहले 15 दिनों में क्या आपका जो रिपोर्टिंग वगैरह की गई है उसके बारे में देखते हैं यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी या उत्तर प्रदेश के इलाके से। इवेंट्स हैव मूव्ड रैपिडली ड्यूरिंग द फोर्टनाइट अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मीटिंग्स, प्रोसेशंस एंड एनरोलमेंट ऑफ वॉलंटियर। द सॉल्ट एक्ट हैज बीन ओपनली डिफाइड एट आगरा, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, फरुखाबाद, इटावा, बलिया एंड मैनपुरी। अब ये देखिए यहां पर क्या बोल रहे थे 15 दिन के पहले की रिपोर्ट में कि इंटेंसिटी वगैरह बढ़ी है और ये लोग जो है प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। अब ये अपने अप्रैल के पहला 15 दिनों में क्या कहते हैं कि इवेंट्स वगैरह जो है बहुत रैपिडली मूव किए हैं फोर्टनाइट में, यानी कि 15 दिनों में जो एक्टिविटीज अभी हो गई हैं ये बहुत तेजी से आगे की तरफ में बढ़ी हैं। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मीटिंग्स, प्रोसेशंस एंड एनरोलमेंट ऑफ वॉलंटियर, ना सिर्फ पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह की जा रही हैं, राजनीतिक मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, आपके रैलियां वगैरह निकाली जा रही हैं और वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जा रहा है। ये सारे काम तो पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, मगर साथ ही साथ जो आपका सॉल्ट एक्ट है यानी कि जो ये सॉल्ट कानून का जो नमक कानून है कि सिर्फ सरकार कानून नमक बना सकती है और कोई और जो है नमक वगैरह नहीं बना सकता या फिर उसको बेच सकता है एंड ऑल दैट, ये कानून को ओपनली जो है तोड़ा जा रहा है आपके कई सारे जिलों से। आगरा के जिले में नमक कानून को ओपनली तोड़ा गया है। कानपुर का जो इलाका है उसको पहले कौनपुर बोला जाता था, तो कानपुर के इलाके में हो गया। बनारस में, इलाहाबाद का इलाका जो आज की तारीख में आपका प्रयागराज है वहां पे, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, फरुखाबाद,
इटावा, बलिया, मैनपुरी, हर जगह पे आपका जो नमक कानून है उसको ओपनली तोड़ा जा रहा है, दिखा दिखाकर जो है वो हमको चिढ़ा चिढ़ाकर जो है नमक कानून तोड़ रहे हैं। इस तरीके की एक्टिविटी वगैरह हो रही है। Pandit Jawaharlal Nehru was arrested at Chioki railway station early on the morning on April 14 as he was proceeding to the central provinces to attend a meeting of Youth League। अब पंडित नेहरू को चियोकी रेलवे स्टेशन पे 14 अप्रैल को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, जब ये सेंट्रल प्रोविंसेस वगैरह की तरफ यानी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं उस तरफ ये जब जा रहे थे एक यूथ लीग की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ही वॉज एट वंस टेकन डायरेक्टली टू नैनी सेंट्रल जेल, इनको नैनी सेंट्रल जेल लेकर जाया गया था, वेर ही वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस टू 6 months सिंपल इम्प्रिजनमेंट। वहां पर इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उनको 6 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, 6 महीने के लिए कारावास की सजा दे दी गई। इस तरीके से इन्होंने अब यूपी में इतने सारे जिलों में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज वगैरह एकदम से बढ़ गई नमक कानून वगैरह तोड़ने को लेकर और सारी चीजें जो हो रही हैं इसके ऊपर रिपोर्ट वगैरह हमको बताती है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ गई थी और अंग्रेजों का डर लिटरली लग रहा था। चलें आगे बढ़ते हैं। बिहार और उड़ीसा देयर हैव, और ये लिखा गया है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल 1930, यानी कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में क्या होता है उसकी रिपोर्ट है। देयर हैव बीन और आर नाउ मटेरियलाइजिंग स्पेक्टेक्युलर बट स्मॉल स्केल अटेम्प्ट्स एट इलिसिट सॉल्ट मैन्युफैक्चर इन अ फ्यू प्लेसेस। गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ दिया है उसके बाद में अब हो क्या रहा है बिहार और उड़ीसा के इलाकों में कि आपका छोटे लेवल पर ये जो इलिसिट सॉल्ट मैन्युफैक्चर है यानी कि गैर कानूनी तौर पर नमक वगैरह बनाने का की जो प्रक्रिया वगैरह है या स्मॉल स्केल अटेम्प्ट्स वगैरह हैं जो कई जगहों पर अब शुरू हो गए हैं या फिर वो मटेरियलाइज हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे उसके लिए अब तैयारी कर रहे हैं कि गांधी जी ने जैसे आपका नमक कानून तोड़ा अब उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए हम लोग भी जो है नमक कानून तोड़ेंगे, क्योंकि नमक कानून को तोड़ना या फिर नमक वगैरह बनाना मैन्युफैक्चर करके बेचना गैर कानूनी था, तो वो आपका गैर कानूनी एक्टिविटी में गिना जा रहा है कि इलिसिट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी वगैरह जो है आपको देखने को मिल रही है। It is materializing it is spectacular but small scale, यानी कि बड़े लेवल पर यह चीज अभी नहीं हो रही है, छोटे लेवल पर आपको जरूर ये देखने को मिल रहा है कि गांधी जी की एक्टिविटी के बाद में नमक कानून तोड़ने की यहां पे अलग अलग जगहों पर तैयारियां हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोविंस इन जबलपुर, यानी कि जो जबलपुर था उसको उस वक्त इस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है, इन जबलपुर सेठ गोविंद दास हैड अटेम्प्टेड टू मैन्युफैक्चर केमिकल सॉल्ट एट अ कॉस्ट मेनी टाइम्स इन एक्सेस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ क्लीन सॉल्ट। अब जबलपुर में एक सेठ गोविंद दास हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल सॉल्ट जो है उसको बनाया जाए, मगर इसको बनाने में जो एक कॉस्ट लग रही है जो नॉर्मल आपका जो सॉल्ट वगैरह मिलता है उससे कई गुना ज्यादा उनको पड़ रहा है, मगर फिर भी जो है वो इसको बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसको बेचना चाह रहे हैं। फिर से जो है अब यहां पर सॉल्ट लॉ वगैरह के वायलेशन में इस तरीके की एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं। आगे मद्रास कंसिडरेबल अपोजिशन वाज शोन एट विशाखापट्टनम to the police when they attempted to seize salt made by boiling sea water. Considerable opposition was showed at विशाखापट्टनम, जो आपका विशाख का इलाका है वहां पर पुलिस ने जब कोशिश करी कि लोग जो नमक पानी को उबाल कर उसमें से नमक बना रहे थे या बनाने की कोशिश कर रहे थे या नमक जो बनाया था उसको जब पुलिस ने सीज करने की कोशिश करी, पुलिस ने जब उसको जब्त करने की कोशिश करी तो उनको बहुत कंसिडरेबल अपोजिशन का सामना आपको करना पड़ा। बट एल्सवेयर रेजिस्टेंस टू द सीजर ऑफ इलिसिट सॉल्ट हैज बीन हाफ हार्टेड, मगर बाकी जगहों पर अगर ये इस तरीके का इलिसिट सॉल्ट वगैरह बनाया जा रहा है तो उसका अगर जब्ती वगैरह की जा रही है, सॉल्ट अगर इलिसिट कहीं पे बनाया जा रहा है और उसको जब्त करने की प्रक्रिया अगर चल रही है तो उसको फिर रोकने के लिए लोग बहुत हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स वगैरह दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कोशिशें नहीं कर रहे हैं। ये बात भी जो है आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। बंगाल में ये लोग रिपोर्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल 1930, अप्रैल 1930 के पहले 15 दिनों के लिए रिपोर्ट आती है। इन द म्यूफसल एफर्ट्स इन द म्यूफसल्स एफर्ट हैव बीन मेड टू मैन्युफैक्चर इलिसिट सॉल्ट, यानी कि कई जगहों पर बहुत सारे जो है एफर्ट्स वगैरह किए गए हैं आपका गैर कानूनी तरह से नमक बनाने के। मगर जो मेन ऑपरेशन एरियाज हैं दे आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 24 परगनाज एंड मिदनापुर, 24 परगना करके जो जिले पड़ते हैं आपके बंगाल में वहां पर और मिदनापुर का इलाका है, यहां पर आपका खास तौर पे इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट की जो है मेन आपकी कोशिशें हो रही हैं। बाकी कई जगहों पे म्यूफसल एफर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, यानी कि इन एफर्ट्स वगैरह किए जा रहे हैं सॉल्ट वगैरह बनाने के। वेरी लिटिल सॉल्ट हैज एक्चुअली बीन मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, इन टोटलिटी बहुत कोशिशें आप कर रहे हो कि इलिसिट तरीके से कानून नमक बनाया जाए और कानून को तोड़ा जाए। दो एक जगहों पे आपका मेन एक्टिविटीज भी चल रही हैं, मगर एक्चुअल में बहुत कम मात्रा में जो है इस तरीके से कानून इस तरह से जो इलिसिट या फिर गैर कानूनी तरीके से नमक को बनाया गया है, और जो थोड़ा बहुत बनाया भी गया है उसको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे उसको कन्फिस्केट कर लिया गया है, यानी कि जब्त कर लिया गया और वो सारे के सारे यूटेंसिल्स
वगैरह जिसमें इसको बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, उनको हम लोगों ने उठा के कर दिया है डिस्ट्रॉय। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इससे हमको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सॉल्ट सत्याग्रह आगे बढ़ा, तो उसका फिर अलग अलग जगहों पर क्या असर पड़ा और उस अलग अलग जगहों के असर को फिर सरकारी रिपोर्ट्स में किस तरीके से एनालाइज किया गया है। सरकारी रिपोर्ट जब लिखी गई, जब शुरुआत हो रही थी मार्च के महीने में, तब से लेके जब अप्रैल के महीने के मिड तक आप जाते हो, तब तक किस तरीके से सरकारी रिपोर्ट्स में परिवर्तन आता है, क्या उनकी हकीकतें थी, क्या उनके फसाने थे, क्या वो अपने आप से झूठ बोल रहे थे, क्या वो सच बोल रहे थे, कितना वो फैक्ट्स रिपोर्ट करते थे, कितना वो अपनी तरफ से जो है अपने ओपिनियन रिपोर्ट कर रहे थे फैक्ट्स के साथ में, कहां पे रिपोर्टिंग सही हो रही है, कहां पे रिपोर्टिंग में जो है बहुत ज्यादा आपको इल्यूजन देखने को मिल रहा है। ये सारी बातें हमको यहां पर समझ में आती हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह को पढ़कर हमको एक अच्छा खासा अंदाजा लग गया है कि किस तरीके से जो है सरकार को, जो होम डिपार्टमेंट को जो भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह दी जा रही हैं, वो उसमें किस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही थी। अब इनको पढ़कर भी एज इट इज जो इसमें लिखा हुआ है सब कुछ हम लोग फेस वैल्यू पर नहीं ले लेते। हिस्टोरियंस इनको भी पढ़ते हैं, समझते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स या दूसरे रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में इनका एनालिसिस होता है और उसके बाद इनमें से अगर कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह निकाली जाती है तो उसको फिर हिस्ट्री की रीराइटिंग में या हिस्ट्री को लिखने में या उस पर्टिकुलर टाइम की हिस्ट्री को क्रिएट करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सोर्सेज वगैरह की बात करी है, उसमें सबसे पहले आपके लेटर्स वगैरह आ गए, उसके बाद आपकी स्पीचेज आ गई, उसके बाद में आपके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, खास तौर पे जो पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं, उसके बारे में हमने बात करी और उसको हमने बहुत डिटेल में देखा। इसके अलावा एक और सोर्स होता है जिसको आप किसी कालखंड की हिस्ट्री को लिखने में ले सकते हो या फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो है न्यूज़पेपर। उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स थे, उस वक्त की जो भी आपके मुख्य समाचार पत्र थे, चाहे वो आपके इंग्लिश की लैंग्वेज में रहे हों, चाहे वो आपकी डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में रहे हों, ये न्यूज़पेपर्स वगैरह भी जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनते हैं जिसकी मदद से इतिहास वगैरह जो है उसको लिखा जाता है या लिखते वक्त उनको कंसिडरेशन में लिया जाता है। न्यूज़पेपर्स की खासियत ये थी कि अगर महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये महात्मा गांधी के मूवमेंट्स को ट्रैक करते थे और जहां जहां वो जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज वगैरह वो कर रहे हैं, उसके ऊपर रिपोर्टिंग किया करते थे। न्यूज़पेपर अकाउंट्स हाउएवर शुड नॉट बी सीन एज अनप्रेजुडाइज्ड। तो ये बात बार बार निकल कर आ रही है कि किसी भी अकाउंट को आप आंख बंद कर उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उसको एकदम पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। वही बात आपके न्यूज़पेपर्स पे भी लागू होती है कि न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग को पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि निष्पक्ष थी, इसमें अपना कुछ ओपिनियन वगैरह वो लोग नहीं डालते थे या फिर उनके अपने कुछ पर्सनल बायस वगैरह नहीं हुआ करते थे। इनको जब पब्लिश किया जाता था या फिर इनको जिन लोगों के द्वारा पब्लिश किया जाता था वो भी आखिरकार हैं तो इंसान और उनके भी अपने कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन है। अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर है और कोई अंग्रेज चला रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ उसका सेंटीमेंट होगा। और अगर आपका कोई रीजनल न्यूज़पेपर है और अगर कोई राष्ट्रवादी उसको चला रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गांधी जी के प्रति या नेशनल मूवमेंट के प्रति या फिर जो दूसरे आपके नेशनल मूवमेंट के लीडर्स हैं उनके प्रति उसका जो झुकाव होगा। तो एक ही इवेंट का आपको दो तरीके से जो है रिपोर्टिंग देखने को मिल सकती है। जैसे 1857 में हुआ था कि 1857 में आपके जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने जो आपके रेविलियन करने वाले थे उनको ऐसे दिखाया था कि ये लोग बस सैवेज हैं और ये लोग बस खून के प्यासे हैं और ये और वो। मगर अगर उसी वक्त में इंडियन न्यूज़पेपर्स होते तो फिर वो अंग्रेजों को इसी तरीके से दिखाते और अंग्रेजों को इसी तरह से प्रोजेक्ट करते कि इन्होंने इतना अत्याचार किया था कि होते 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 वो सिपाही जो बहुत कम तनख्वाह पर इनके लिए ईमानदारी से काम कर रहा था वो हथियार उठा के खड़ा हो गया। तो एक ही घटना के दो अलग अलग रिपोर्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी आइडियोलॉजीज क्या है, आपका सपोर्ट किसकी तरफ है, आपके ओपिनियन क्या है। वही बात यहां पर लागू होती है कि गांधी जी वगैरह की रिपोर्टिंग की बात कर ली जाए, नेशनल मूवमेंट की रिपोर्टिंग की बात कर ली जाए, किसी और चीज की रिपोर्टिंग की बात कर ली जाए, उसको एकदम आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जो लोग इनको पब्लिश कर रहे हैं उनके खुद के अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, अपने खुद का एक वर्ल्ड व्यू है और उनका किसी ना किसी के प्रति कुछ ना कुछ सपोर्ट है। तो ये जो आइडियाज वगैरह हैं कि आप किस तरीके की विचारधारा में विश्वास रखते हो, किसको सपोर्ट करते हो, आपकी लॉयल्टीज किसके साथ में है, इसके बेसिस पर भी कोई इवेंट अगर उसकी रिपोर्टिंग हो रही है या फिर आप उसको पब्लिश कर रहे हो वो अफेक्ट होता है, उस पर असर जाता है। यही वजह है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर अगर आप एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर को देखोगे या फिर जनरली लंदन वगैरह से छपने वाले न्यूज़पेपर्स को देखोगे तो उनका उसी इवेंट को लेकर रिपोर्टिंग अलग तरीके से की गई होगी। और अगर एक इंडियन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर को या एक भारतीय राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर को उठाकर देखोगे, चाहे अंग्रेजी में छप रहा हो चाहे किसी रीजनल लैंग्वेज में छप रहा हो, उसमें आपको अलग तरीके से उसी चीज को, उसी पर्टिकुलर इवेंट को, डिट्टो जो घटना हुई थी उसी चीज को अलग तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा होगा। तो एक ही घटना के दो अलग अलग विचारधाराएं रखने वाले, दो अलग अलग क्षेत्रों में या दो अलग अलग देशों में रहने वाले जो न्यूज़पेपर पब्लिशर्स हैं उसकी अलग तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। ये बात अपने को समझ में आती है। चलें आगे बढ़ते हैं।
Thus we need to see these reports and sources carefully while interpreting them. तो फिर वही बात आ जाती है कि जब आप इनको भी सोर्स के तौर पर ले रहे हो हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए, तो बहुत ध्यान से इनको आपको को जो है हैंडल करना पड़ेगा। इनका इंटरप्रिटेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसने छापा था, किस पर्टिकुलर तरीके की आइडियोलॉजी रखता था, किसको सपोर्ट करता था, कहां से छाप रहा था, कहां से उसके पास फंड आ रहे थे, इन सारी चीज, कितने उसको इश्तेहार मिल रहे थे, सरकार की तरफ से कितना दबाव था, इन सारी बातों को जब आप एनालिसिस करोगे तभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि भैया इसमें कितनी बातें सच हैं, कितना ओपिनियन है, कितना ये अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, कितना किसी चीज को छुपा रहा है। और उसके बाद में फिर जो है वो सारी बातें पढ़ने के बाद में आप उसमें से 2 बूंद सच जो है, 2 किलो आपकी जो रिपोर्टिंग है उसमें से 2 बूंद सच उसके बाद निकाला जाएगा, उसको फिर हिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये हिस्ट्री की राइटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। Every statement made in these cannot be accepted literally as representing what was happening on the ground. फिर वही बात आ गई कि जो हर एक बात इसमें लिखी गई है उसको exactly आप literally उस सेंस में नहीं ले सकते कि यही चीज आपकी ग्राउंड पे हो रही हो। जो इसके पहले पुलिस रिपोर्ट्स अपन ने देखी उसमें भी यही बात निकल कर आ रही है, वही बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि हर वो बात जो इसमें लिखी गई है उसको आप हकीकत नहीं मान सकते। They often reflect the fear and anxieties of officials who were unable to control a movement and were anxious about its spread. कई बार इसमें उन ऑफिसर्स वगैरह के डर और एंजाइटीज को भी जो है कवर किया जाता था, जो इनसे कोई एक मूवमेंट वगैरह कंट्रोल नहीं हो रहा और वो एंशियस हैं कि किसी भी तरीके से इसको रोका जाए, किसी भी तरीके से इसको बढ़ने ना दिया जाए। दे डिड नॉट नो वेदर टू अरेस्ट गांधी जी और नॉट, और व्हाट इज अरेस्ट कुड मीन एंड व्हाट कैन बी द रेपरकशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कई बार इनको समझ में नहीं आता था कि इस मूवमेंट को रोकने के लिए अब करें क्या, गांधी जी को पकड़ें, गांधी जी को अरेस्ट करें या गांधी जी को अरेस्ट ना करें। अरेस्ट करेंगे तो फिर क्या चीजें हो सकती, अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या चीजें हो सकती हैं, उसके क्या असर पड़ना है, इसके क्या असर पड़ना है, क्या रेपरकशन होना है। कई बार ये इसको लेकर कंफ्यूज होते थे। तो चाहे आप रिपोर्ट्स की बात कर लो उसमें ये आपको चीज निकल कर आती है, कई बार ये चीज आपको न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट होती है समझ में आती है। द मोर कॉलोनियल स्टेट केप्ट अ वॉच ऑन द पब्लिक एंड इट्स एक्टिविटीज द मोर इट वाज वरीड अबाउट द बेसिस ऑफ इट्स रूल। जितना ज्यादा आपका कॉलोनियल रूल जो है लोगों पे, पब्लिक पर, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखवा रहा था, उतना ज्यादा उसको डर लगता था कि हमारे रूल का क्या होने वाला है, हमारा जो अंग्रेजों का राज है, अंग्रेजों की जो हुकूमत है, इसका आगे क्या होगा। तो जितना ज्यादा इन्होंने लोगों के ऊपर सर्विलेंस कराया, उनकी एक्टिविटीज को देख देख कर, ओवर थिंकिंग कर एंजाइटी लगा कर इनको उतना ज्यादा जो है अपने रूल को या फिर अपने रूल की स्टेबिलिटी को लेकर उतना ज्यादा डर जो है समझ में आया। चलें, ये जो है आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, अब उसने 15 अगस्त 1947 को जो छापा था, अपना जो रिपोर्ट वगैरह दी थी वो कुछ इस तरह से आई थी। हिंदुस्तान की आजादी की जो खबर है उसको ऐसे रिपोर्ट किया था, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, Constituent Assembly takes over, Mountbatten appointed as Governor General, Mountbatten's appointment as Governor General endorsed, colorful ceremonies mark birth of nation, और बाकी सारी जो भी रिपोर्टिंग वगैरह की गई है। अब इसी चीज को अगर आप लंदन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हिंदुस्तान की आजादी की खबर को इस तरीके से नहीं बताया गया है कि सेलिब्रेशन वाली बात है, तकलीफ वाली बात के तौर पर दिखाया गया है कि इतने लंबे वक्त से रूल किया जा रहा था, ये था वो था, खत्म हो गया और कंटिन्यू कर सकते थे। तो एक ही रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से रिपोर्ट किया, एक ही इवेंट को अलग अलग तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है। उसकी रिपोर्टिंग इस बात पर भी निर्भर करती है कि आखिर रिपोर्टिंग कर कौन रहा है। फिर वही बात घूम फिर कर आती है, कोई भी सोर्स पत्थर की लकीर नहीं है और इतिहास लिखते वक्त खास तौर पर किसी भी सोर्स के ऊपर, किसी भी स्रोत के ऊपर आंख बनकर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक हिस्टोरियन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस आना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं जानता है तो फिर वो कभी भी एक्यूरेट हिस्ट्री या फिर एक निष्पक्ष किस्म की हिस्ट्री जो है नहीं लिख पाएगा। ये जो था हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और इसके साथ में ये जो चैप्टर है वो हमारा खत्म होता है। अब हमको सिर्फ इसकी टाइमलाइंस वगैरह डिस्कस करनी है, देन ये आपका इन टोटलिटी ये चैप्टर आपका पूरा कंक्लूड हो जाएगा। तो चलें जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक वो रहेगा टाइमलाइंस। उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। चलें, आप टाइमलाइन के बारे में बातचीत करते हैं। 1915 में जब गांधी जी लौट कर आए थे, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर में उसी टाइम पीरियड से 1915 से 1947-48 तक का एनालिसिस किया है, तो टाइमलाइन भी हमारा वहीं से शुरू हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो नेशनल मूवमेंट है इसके काफ़ी पहले से शुरू हो गया था, कांग्रेस 1885 की बनी हुई है, सब है, बट क्योंकि एम्फेसिस हमारा गांधी जी के ऊपर से था, गांधी जी परमानेंटली इंडिया साउथ अफ्रीका से लौटकर 1915 में आए, इसलिए हमारा जो टाइमलाइन है वो भी यहीं से शुरू होती है। 1915 गांधी जी जो है रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से परमानेंटली इंडिया लौटते हैं। 1917 में चंपारण का मूवमेंट होता है, जो आपका नील की खेती हो रही थी, इंडिगो प्लांटर्स वगैरह थे, उनके खिलाफ गांधी जी बिहार में जाते हैं और एक अच्छा खासा मूवमेंट आपका खड़ा करते हैं। 1918 में पीजेंट मूवमेंट होता है खेड़ा गुजरात में, और वर्कर्स का मूवमेंट होता है आपका अहमदाबाद में, मिल स्ट्राइक वगैरह करवाई जाती है, ऑल दैट। ये इसके बारे में अपन ने डिटेल में बातचीत
प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखी है। 1919 रोलेट सत्याग्रह होता है मार्च और अप्रैल के महीने में। हमको पता ही है काफी सारा ये पहला नेशनल मूवमेंट था या फिर पहला मूवमेंट था जो नेशनल लेवल पर हुआ था और जिसने गांधी जी का जो एक स्टेचर है एक नेशनल लीडर के तौर पर बढ़ाया था। 1919 में जलियांवाला बाग मसक्कर हो जाता है, अप्रैल के महीने में स्पेसिफिकली बोलना है तो 13 अप्रैल के दिन, 13 अप्रैल 1919 को एक कांड हो जाता है। 1921 में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। 1928 आते आते आपका बरदोली में पीजेंट मूवमेंट होता है, साइमन कमीशन का विरोध होता है और सारी चीजें। गांधी जी फिर से अपना मूड बनाते हैं कि अब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में लौटना है, क्योंकि 1922 के बाद में वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे और सोशल वर्क वगैरह कर रहे थे, अनटचेबिलिटी वगैरह के एबॉलिशन के लिए अपनी एक्टिविटीज वगैरह को बढ़ाया था। 1929 में पूर्ण स्वराज का जो ये रिजोल्यूशन है कांग्रेस के द्वारा लाहौर सेशन में एक्सेप्ट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि अब पूरी आज़ादी या कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम पे कांग्रेस अब कुछ नहीं मांगेगी, इसके अलावा अब हमारी कोई और डिमांड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1930 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। जैसे ही आपका सॉल्ट सत्याग्रह खत्म हुआ या सॉल्ट मार्च खत्म हुआ दांडी में, वैसे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है, दांडी मार्च वगैरह सारी चीजें हो रही हैं। 1931 गांधी इरविन पैक्ट होता है मार्च में और दिसंबर के महीने में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसको भी अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले की क्या स्थिति थी और सेकंड आरटीसी में क्या हुआ एंड ऑल दैट। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोमिसेस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। 1935 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और ये प्रॉमिस करता है कि हम किसी तरीके के इलेक्शंस वगैरह करवाएंगे। अब ये नहीं होगा कि किसी को भी हम लोग लाके बैठा देते हैं और वो हंटर चलाएगा और जो मन में आएगा वो करेगा। लोग वोट डालेंगे और लोगों के वोट से कोई बंदा चुनकर आएगा और वो रूल करेगा। किस लेवल तक हम लोग उसको पावर देंगे वो बात की बात है, मगर हाँ एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आएगी, इलेक्शंस वगैरह होंगे, डेमोक्रेसी तुम्हारे यहाँ लेकर आ रहे हैं, इस तरीके का डिक्लेरेशन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने किया। 1939 आता है, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 में आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में इलेक्शंस होते हैं। कांग्रेस 11 में से 8 प्रोविंसेस में कंप्लीट मेजॉरिटी लेकर आती है, बाकी जगहों पर भी उसको अच्छी खासी स्टैंडिंग मिलती है, 8 जगह उनकी गवर्नमेंट बनती है, 8 प्रांतों में 8 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनती है। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर होता है और फिर कांग्रेस और आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो है मतभेद बनते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर, तब फाइनली 1939 में कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्रीज वगैरह से कर देती है रिजाइन। 1942 में आपका अगस्त के महीने में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होता है जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था और फाइनली 1946 में महात्मा गांधी जो हैं नोआखली वगैरह के इलाकों में जाते हैं जहां पर जबरदस्त कम्युनल वायलेंस हो रहा था आजादी वगैरह के पहले, जहां जबरदस्त मारकाट हुई थी और भयानक दंगे हुए थे, वहां पर जाकर लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं, पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, दंगाइयों को जो है की एक्टिविटीज वगैरह से जिन लोगों को नुकसान हुआ था उनसे मिलते हैं और उपवास वगैरह भी करना शुरू करते हैं ताकि दंगे वगैरह रोके जा सकें। ये सारी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, फाइनली आज़ादी होती है और उसके बाद में गांधी जी का असैसिनेशन होता है और उसी के साथ में एक महान आत्मा कहना चाहिए, एक बहुत आप कह सकते हैं एक ऐसा लीडर जो जनरेशंस में एक बार आता है, वो हम लोगों के बीच में से विदा होता है। So with this we come to the end of the chapter as well as we come to the end of the session। आज का जो ये सेशन है इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है या फिर जो हमारी थीम नंबर 13 है जिसमें महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट को हमको देखना था। महात्मा गांधी की जो पूरे एक जर्नी रही है 1915 से लेकर 1947-48 तक जब तक उनका असैसिनेशन नहीं हुआ था, उसका पूरा हमको एनालिसिस करना था, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स जो NCERT में बताए गए हैं उनको पढ़ना था, तो वो सब कुछ हम लोगों ने कर ख़त्म किया है। इन टोटलिटी हमने इस चैप्टर में जो बातें दी गई हैं, जो टॉपिक्स हैं, सबको डिस्कस किया है, सबको पढ़ा है, हर एक चीज़ को जो है हम लोगों ने डिटेल में देखा है। एंड आई होप कि इसके बाद आपको इस चैप्टर में किसी तरीके के कोई डाउट्स वगैरह नहीं होंगे, बट फिर भी अगर कोई डाउट्स वगैरह निकल कर आते हैं तो आप जो कमेंट्स वगैरह हैं उसमें अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं आपको डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो आपके क्लैरिफाई कर दूंगा। बाकी इतना करने के बाद में अब इस चैप्टर में से चाहे सब्जेक्टिव तरीके के क्वेश्चंस आ जाएँ, चाहे ऑब्जेक्टिव तरीके के क्वेश्चंस आ जाएँ, चाहे किसी और तरीके के क्वेश्चंस आ जाएँ, वो सब आपसे करते बनेंगे। आप अब बेहतर परिस्थिति में होंगे इस क्वेश्चन से आने वाले क्वेश्चंस वगैरह को, इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस वगैरह को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसी के साथ में ये चैप्टर मेरी तरफ से इन टोटलिटी पूरी तरह से खत्म होता है और इसी के साथ में ये लेक्चर को भी मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर सारा का सारा एजुकेशन क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। सारे वीडियोस आपके चैप्टर वाइज, आपके जो भी दिया हुआ है आपका चैप्टर वाइज और चैप्टर में जो टॉपिक वाइज सीक्वेंस है उसमें अरेंज कर यहाँ पर रखे गए हैं प्लेलिस्ट में। तो जो भी क्लास का आपको सब्जेक्ट देखना है जाकर उस क्लास पर आप क्लिक करें, उस क्लास के सारे वीडियोस खुलकर आ जाएंगे।
उन वीडियोस में अब जो भी कोर्स आपको देखना है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करें, उसके सारे वीडियोस खुल जाएंगे। एकदम रैंडम, एकदम ऑर्डर्ड तरीके से जमाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपको वीडियोस इधर से उधर कहीं पे कुछ देखने को मिल रहे हैं। जैसा आपका कंटेंट दिया गया है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में, और आपके एक चैप्टर में फिर जो जिस तरीके से टॉपिक्स हैं उसी सीक्वेंस में आपके वीडियोस को अरेंज किया गया। तो सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको एकदम ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज मैनर में देखने को मिलेगा। जितना चाहें उतना आप पढ़ सकते हैं। सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जितना चाहें उतना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करते चले जाएंगे। आप बढ़िया करियर बनाएंगे, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ वगैरह को गुजारेंगे और देश की प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी में आप अपना योगदान करेंगे। इसमें ये नॉलेज आपके काम ज़रूर आएगा। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। ध्यान रखें, खूब खुश रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद।